दोस्तों ये जो औरत आप लोगों को दिख रही है इनका नाम है लक्ष्मी मीना। ये एक एम्बुलेंस में पेपर दे रही हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने एक बच्ची को जन्म दिया और बच्ची को जन्म देने के तुरंत बाद ही लगभग 14-15 घंटे बाद इनका पेपर था। तो ये अपना पेपर देने गई। एक बात जो इनके द्वारा बोली गई यार वो दिल छू गई। एक बार आप लोग ये बात ज़रूर सुनिएगा। अगले दिन पेपर था तो हम सुबह ही 7 बजे पेपर देने गए थे एम्बुलेंस से। इसका तो ये ख्याल आया कि यहाँ पर इतनी दूर धौलपुर से इतनी दूर एग्ज़ाम देने के लिए आए, अगर एग्ज़ाम ना देते तो एक साल ख़राब हो जाती। इंटरेस्टिंग चीज़ पता है क्या है जो आप लोग सुनकर हैरान हो जाओगे। 400 किलोमीटर दूर ये अपना पेपर देने आई और इनको लगा कि यार पेपर नहीं दिया गया तो एक साल खराब हो जाएगी। तो इससे आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक प्रेग्नेंट वुमेन जब बच्चे को जन्म देती है तो उस टाइम पर कितना पेन होता है। सुनने में ये आता है कि ऐसा लगता है कि फिर से उसका जन्म होता है और उस पेन के साथ में यहाँ पर ये अपना पेपर देने जा रही हैं। और अच्छी बात यहाँ पर ये कि घर वाले कंप्लीटली सपोर्ट कर रहे हैं। तो थम्स अप यार इस तरह का डेडिकेशन के लिए। आप लोगों को क्या लगता है अगर इस तरीके का डेडिकेशन आप लोगों के अंदर आ जाए तो क्या आप लोगों को आप लोगों का पेपर करने से क्लियर कोई रोक सकता है? यार हमेशा ना हम लोग खुद ही अपने रास्ते में जो है रोड़े अटकाए रखते हैं। हम लोग अपनी आदत की वजह से, अपने आलस की वजह से हमेशा अपने टारगेट से अपने आप को दूर रखते हैं। यकीन मानो या ना मानो यार, आज की डेट में आप लोगों का सबसे बड़ा दुश्मन इस धरती पर कोई है तो वो आप लोग खुद हो। इस दुश्मन को जिस दिन आप लोगों ने अपना दोस्त बना लिया और आप लोगों ने बोला कि ये काम करना है तो करना है, और ये जो शरीर, ये जो दिमाग, ये जो आप लोगों की कंप्लीट जो स्ट्रक्चर है बॉडी की, ये आप लोगों का साथ देना स्टार्ट कर दे तो कुछ भी आप लोग अचीव कर सकते हैं। आप लोगों ने सुना होगा कि नथिंग इज इम्पॉसिबल, तो ये रियलिटी में है। आप लोग इसको सोच कर देखिए 1 मिनट के लिए। तो सबसे पहले तो ये बताइए कैसा रहा आपका कल का दिन और आज का दिन आप लोग कैसे यूटिलाइज करना चाहते हैं। कल के दिन को आप लोग कितने मार्क्स देंगे? अगर नहीं सोचा कैसा रहा तो वीडियो को पॉज कर एक बार सोचिए कि यार कल क्या क्या चीज़ ऐसी की जो कि अच्छी थी और क्या क्या चीज़ ऐसी की जो कि नहीं करनी चाहिए थी, और क्या आगे उस चीज़ को रिपीट करना है। अगर हाँ अच्छी थी तो करिए और अगर ना बुरी थी तो उसको वहीं पर ही रोक दीजिए। पर लेकिन ये आप लोगों को डिसाइड करना पड़ेगा। आदत है अगर कुछ चीज़ ऐसी हैं जो आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद नहीं है पर दिमाग कदा करते रहो। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कहीं घूमने चले गए फालतू में बिना किसी बात के, बैठे हुए यूट्यूब पर वीडियो देखे जा रहे हैं बिना किसी बात के, इंस्टाग्राम पर रील स्क्रॉल किए जा रहे हैं बिना किसी बात के, तो उससे आप लोगों को बेसिकली थोड़ा सा डिस्टेंस बनाना पड़ेगा अगर आप लोग अपना टारगेट अचीव करना चाहते हैं। कौन यहाँ पर टाइम पर आया है? जिसने डिसाइड किया था टाइम पर आने की, क्या वो डिसाइड करे हुए टाइम पर आया है? क्या जो डिसाइड किया था वो सारी चीज़ें अचीव की हैं? अगर नहीं तो सॉरी लिखना जरूर मत भूलिएगा, ठीक है। और इसी के साथ में आप लोग अगर ज़िंदगी में खुश रहना चाहते हैं और आप लोग ज़िंदगी में कुछ पाना चाहते हैं तो ये एक साधारण सा फंडा है यार। ज़िंदगी में अगर आप लोग अप्लाई कर लोगे तो बहुत ही शानदार तरीके से अपनी ज़िंदगी आप लोग जीते हुए नजर आओगे। बोला गया कि पता है मैं हमेशा खुश क्यों रहता हूँ? क्योंकि मैं खुद के सिवा किसी और से कोई उम्मीद ही नहीं रखता या फिर रखती, दोनों बातें आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। अगर आप लोग इस दुनिया में किसी भी इंसान से उम्मीद करना छोड़ देंगे ना और वो आप लोगों के लिए जरा सा भी कुछ करेगा तो भाई साहब आप लोगों का जो दिन है वो बन जाएगा। पर लेकिन अगर सामने वाले से दुनिया भर की उम्मीद रखेंगे और वो जरा सा भी उसमें कुछ कमी कर देगा तो आप लोगों का दिन जो है वो बिगड़ जाएगा। तो अब आप लोगों को डिसाइड करना है कि आप लोगों को अपना दिन बिगाड़ना है या फिर बनाना है। सारी उम्मीदें अपने आप से रखो। मुझे टाइम पर उठना है, खुद से उठना है। मुझे आज पूरा अपना दिन ढंग से यूटिलाइज करना है, खुद से करना है। ये नहीं कि मेरी जगह कोई और आकर पढ़ दे, मेरी जगह कोई और आकर आंसर प्रैक्टिस कर दे, मेरी जगह कोई और आकर जो है मेरी लिए एक्सरसाइज कर दे और मेरी बॉडी का वेट घट जाए। ये सारी चीज़ें आप लोग खुद ही करनी पड़ेंगी और यही एक तरीके से नेचर का नियम भी है। आप लोग इस शरीर को लेकर, अपनी इस बुद्धि को लेकर अगर ढंग से इस्तेमाल नहीं करोगे तो इसके अंदर जंग लगना स्टार्ट हो जाता है। तो ज़रूरी है कि शानदार तरीके से आप लोग इसको इस्तेमाल करो। और ज़िंदगी में एक ही मिला यार ये शरीर, दूसरा मिलने वाला भी नहीं है। तो इसको आलस में मत डालो, आलस में से निकाल कर इसको साइड में रखो। और घर में अपने मम्मी पापा को देखो, अपने बाबा दादी को देखो। आज की डेट में भी, इस एज में भी वो आप लोगों से अगर पहले उठ जाते हैं तो आप लोगों को शर्म आनी चाहिए कि आप लोग इतने यंग होकर इतनी लेट तक सोते हैं और सामने वाले इतने जल्दी उठकर खड़े हो जाते हैं। तो कुछ सीखो उनसे। और मैं तो यहाँ पर एक चीज़ बोलना चाहूँगा अभी आप लोगों से, जिस तरीके से आप लोग देखते हैं, मैंने बोला था कि कुछ ऐसे फैमिली मेम्बर हैं जो कि शानदार तरीके से अपने टाइम को यूटिलाइज कर रहे हैं। यहाँ पर आप लोग इनको देखो, इनके बच्चे भी हैं, उसके बाद भी यहाँ पर एक रेस्पॉन्सिबल मदर के तरीके से काम कर रही हैं, फिर भी कोशिश कर रही हैं कि रेगुलरली टाइम पर लेक्चर देखा जाए। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि इनके द्वारा 3 साल के गैप के बाद में अभी एग्जाम दिया गया। तो जिंदगी को ऐसा भी नहीं कि स्टार्ट नहीं हो रही है तो आप लोग स्टार्ट नहीं कर सकते। आप लोगों के अंदर डेडिकेशन लाना पड़ेगा।
100% नहीं पर 70% अपना एग्जाम में देकर आई, पर फिर भी अपने अंदर कॉन्फिडेंस है। तो ये आप लोग सीख सकते हैं हर एक उस मदर से जो अपने दिन को लेकर चल रही है, साथ में अपने बच्चों को लेकर चल रही है और वो एग्जाम क्लियर कर रही है। तो उसके कंपेयर में आप लोगों के पास में तो बहुत टाइम है यार, उसको तो बच्चे की भी देख रेख करनी है, सारा काम करना है। खुद देखो स्टार्टिंग में जो वीडियो दिखाई वो जो कितनी डेडिकेशन है उनके अंदर में, सोचो आप लोग 1 मिनट के लिए। ठीक है, हम लोग जरा सा कुछ चोट लग जाए, जरा सी कुछ बीमारी हो जाए, हम लोग लेट जाते हैं चादर तान के, भाई साहब आज तो सर में दर्द हो रखा है, आज नहीं कुछ भी पढ़ाई होनी है। ठीक है, जो सर में दर्द आप लोगों को एक दिन होता है ना, लड़कियां हर महीने वो दर्द जो है वो फील करती हैं 3 से 4 दिन, और फिर भी वो अपना काम करती रहती हैं। तो आप लोग सोचो लड़का और लड़की में यहाँ पर एक बहुत बड़ा डिफरेंस आप लोगों को नजर आना स्टार्ट हो जाएगा। हर महीने एक लड़की जो है एटलीस्ट मिनिमम 4 दिन अपनी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा पेन फील करती है हर महीने। अगर ये महीने के 4 दिन आप लोग लगाओगे तो आप लोगों को देखने को मिलेगा 48 दिन हो जाएंगे साल के अंदर में, यानी कि 1.5 महीना वो उस जोन में रहती हैं जिनमें वो प्रॉपर वे में अपने काम पर फोकस कर ही नहीं पाती हैं। और सबसे खतरनाक चीज़ ये है कि फिर भी वो टॉप कर रही है। समझते हैं आप लोग यहाँ पर, मतलब ये देखो आप लोग यहाँ पर आप लोगों को 1.5 महीना एक्स्ट्रा मिल जाता है और उसके बाद भी यहाँ पर लड़की जो है वो टॉप करके निकल जाती है। वो इतने रेस्पॉन्सिबल तरीके से अपने काम को लेकर चलती है। इसीलिए कहते हैं कि जो घर में माँ होती है, मम्मी जो होती हैं, वो सबसे बेस्ट मैनेजर होती है। इसीलिए जो मैनेजर की पोस्ट है उस पर माना जाता है कि लड़कियाँ बेस्ट तरीके से परफॉर्म कर सकती हैं। तो ये चीज़ें आप लोग देखो यार, आप लोगों के पास में सारे रिसोर्सेज है, समाज की सारी सोसाइटी का सपोर्ट आप लोगों को देखने को मिलता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप लोगों की ज़िंदगी में प्रॉब्लम नहीं है, पर लेकिन प्रॉब्लम को अगर आप लोग सर पे बैठा कर रखोगे तो फिर अपनी ज़िंदगी में अच्छे रिजल्ट कैसे लेकर आओगे। बहुत सारे मैसेज आते हैं सर ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। वो सारी प्रॉब्लम ना टेम्परेरी है, जो रियलिटी है वो प्रेजेंट टाइम है, और उस प्रेजेंट टाइम को ढंग से यूटिलाइज कर नहीं चलोगे तो आगे और बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। और अभी इनका सोल्यूशन नहीं निकालोगे, आगे और बड़ी प्रॉब्लम आएगी, तो फिर उनका कैसे सोल्यूशन निकलेगा। तो यहीं से ही ज़िंदगी को यार सुधार के चलो, सारी चीज़ें आप लोगों के हाथ में है, कुछ भी नहीं है जो ऐसा कि आप लोग सुधार नहीं सकते। आज की इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी आप लोगों के सामने है, इनका नाम आप लोगों को बताना है, ये हमारे बीच में अभी नहीं रहे। तो सबसे बड़ी बात यह है, जितनी भी ज़िंदगी जी शानदार तरीके से जी करके और सबको हंसाते हुए गए। तो एक तरीके से एक बात आप लोग बोल सकते हैं कि सबको हंसाने वाला इंसान जो है रुला के चला गया। बहुत ही लार्ज स्केल पर लोगों के द्वारा इनको जो है एक तरीके से आत्मा शांति के लिए अपनी दुआएं की। इवन प्राइम मिनिस्टर मोदी, सब मतलब सब हर एक तबके सोसाइटी से। तो इसको कहते हैं ज़िंदगी को जीना। तो ऐसे ही ज़िंदगी जियो यार कि दुनिया याद करे जाने के बाद भी, ये होता है रियलिटी में ज़िंदगी जीना। इंटरेस्टिंग एक कोटेशन है जो कि आप लोग यूज़ कर सकते हैं अपने आंसर राइटिंग में, और ऐसे राइटिंग में भी बड़ी ही शानदार बात यहाँ पर बोली गई है। वैसे तो बोलूँगा इसको भी एक मोटिवेशनल कोट है, पर लेकिन यहाँ पर ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में कुछ लिखने के लिए आ जाए एक तरीके से, तो आप लोग यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। पहले हिंदी में पढ़ के बताता हूँ क्योंकि हिंदी में आप लोगों को फील आएगी। बोला ये जा रहा है कि ज़िंदगी में 2 तरीके होते हैं कुछ करने के, या तो कुछ देखिए, या तो आप लोग कुछ ऐसा लिख के चले जाओ कि लोग पढ़ते रहें, वाह क्या लिख के चला गया बंदा, या फिर कुछ ऐसा करके चले जाओ कि लोग आप लोगों के बारे में लिखें कि क्या करके चला गया बंदा। समझ में आया कुछ क्या बोल दिया? मतलब या तो कुछ पढ़ने लायक लिख जाओ, या फिर कुछ ऐसा कर जाओ कि लोग जो हैं उसके ऊपर लिखने लगे। तो ये बात बोली गई है, आइदर राइट वर्थ रीडिंग और डू समथिंग वर्थ राइटिंग। तो ये किसके द्वारा बोली गई है? ये बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा यहाँ पर बोली गई है कि या तो पढ़ने लायक लिखो या कुछ लिखने लायक करो। तो ये रियलिटी में है कि आप लोग कुछ ज़िंदगी में इनमें से कोई एक चीज़ चूज़ कर लो कि आप लोग क्या करने वाले हो, ताकि अपने आप से मतलब एक तरीके से आप लोग जब देखो आईने में खड़े होकर तो लगे कि हाँ यार ये ज़िंदगी जी है, बड़ी शानदार तरीके से जी है, जितनी भी जी है मस्त जी है, वो वाली फीलिंग आप लोगों को आनी चाहिए। ठीक है, आई होप कि आप लोग बातें समझ रहे होंगे। बाकी इंपॉर्टेंट डे है आज है 22 सितंबर। 22 सितंबर को हम लोग वर्ल्ड राइनोज डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। तो यहाँ पर अब की बार फिर यहाँ पर ये डे सेलिब्रेट किया जा रहा है। तो यहाँ पर प्रोटेक्ट करने की बात की जा रही है ऑल 5 स्पीसीज जो राइनोज की होती है। ये राइनोज की टोटल 5 स्पीसीज आप लोगों को देखने को मिलेगी। एक को यहाँ पर सुमित्रन राइनोज बोला जाता है, एक को ब्लैक राइनोज, एक को ग्रेट वन हॉर्न राइनोज, एक को यहाँ पर जावियन। ये जो सुमित्रान जावियन ये जो राइनोज के नाम है, ये आप लोगों को देखने को मिलेंगे इंडोनेशिया के जो आइलैंड्स हैं उनके नाम पर इनके नाम रखे गए हैं। और एक आप लोगों को देखने को मिलेगा यहाँ पर व्हाइट राइनोज। अगर थोड़ा सा इसके बारे में मैं डिटेल में आप लोगों को बताऊं, जो कि आप लोगों के लिए टॉपिक भी कई बार बन जाता है, तो इसको आप लोग यहाँ से समझ सकते हैं। ये एक ऐसी स्लाइड है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और यहाँ से कई बार आप लोगों से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो कोई भी आप लोगों को इसको लेकर कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसीलिए आप लोगों को थोड़ी सी यहाँ पर डिटेल में ये सारी चीज़ें मैं बता देता हूँ। कहने के लिए तो ये दिन है, पर लेकिन ये टॉपिक भी आप लोगों को देखने को मिल जाता है। तो अगर दिन को एक टॉपिक के तरीके से आप लोग देखोगे तो आप लोग समझ पाओगे कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर बात करें सबसे पहले तो यहाँ पर देखो, ये जो ग्रेट वन हॉर्न राइनोज है ये इंडिया के अंदर आप लोगों को देखने को मिलता है।
और इसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है, जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं कि IUCN का स्टेटस क्या है, CITES, और यहाँ पर कहाँ पर इसको प्रोटेक्शन में रखा गया है। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें आप लोगों के सामने हैं। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो कि हमारे देश का है, उसमें शेड्यूल 1 में इसको रखा गया है और वनरेबल कैटेगरी में आप लोगों को ये देखने को मिलता है। ये अक्सर आप लोगों से पूछी जाती हैं, इसलिए सारे के सारी जो भी इनकी कैटेगरी है वो आप लोगों को प्रोवाइड करा दी। अगर हमारे देश में राइनोज का डिस्ट्रीब्यूशन आप लोग देखोगे तो उत्तर प्रदेश, इसी के साथ में यूपी मतलब नेपाल, ये वेस्ट बंगाल, ये वाला एरिया, इधर आप लोगों को देखने को मिलेगा आसाम वाला एरिया, जहां पर काफ़ी लार्ज स्केल पर राइनोज पाए जाते हैं। ओरांग नेशनल पार्क का नाम भी मैंने आप लोगों को बताया था, वहां पर भी आप लोग काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेंगे। तो ये पर्टिकुलर एरिया है जहां पर आप लोगों को राइनोज जो है हमारे देश में देखने को मिलते हैं। तो राइनोज कंजर्वेशन, ये अगर स्ट्रेटजी के बारे में बात करें, कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आती है हमारे देश के अंदर में, तो याद रखिएगा इसके बारे में कि मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज जो है वो यहाँ पर इसको लेकर चलती है। और 2019 में इनके द्वारा ये जो स्ट्रेटजी है उसको इंप्लीमेंट करने की बात की गई देश के अंदर में। बेसिक फोकस यही है कि कैसे प्रोटेक्शन कर सकते हैं, कैसे इनका डिस्ट्रीब्यूशन और एक्सपेंड कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं कि एक ही खोफचे में इनको रखना है कि बस यहीं पर रहो, मॉनिटर करना है, कोई दिक्कत नहीं देखने को मिले, प्रॉपर फंडिंग होनी चाहिए इनकी स्कीम को इंप्लीमेंट करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, तभी सिचुएशन यहाँ पर सुधरेगी। वरना हम लोग अपनी ज़िंदगी अगर जीते रहेंगे और इनके ऊपर ध्यान नहीं देंगे तो यार बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी ज़मीन पर से ख़त्म हो चुकी है, आगे चलकर ये भी ख़त्म हो जाएंगे। सबसे ज़्यादा अगर ये पूछे कहाँ पर पाए जाते हैं तो न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन होता है यहाँ पर 2019 में, तो उस टाइम पर भूटान, नेपाल, इंडोनेशिया, मलेशिया और इंडिया, जहाँ पर मैक्सिमम आप लोगों को राइनोज देखने को मिलते हैं। इनके द्वारा बोला गया यार मिलकर इन राइनोज को प्रोटेक्ट करते हैं। एक सींग का गैंडा, नॉर्मली आप लोगों ने नाम सुना होगा ना, उसी के बारे में मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ। एक क्वेश्चन पूछूंगा, प्रोजेक्ट टाइगर जो है हमारे देश में कब स्टार्ट किया गया था, ये आप लोगों को बताना है। तो देखता हूँ कौन कौन यहाँ पर इसके बारे में बताता है। और इसी के साथ में यहाँ पर एक और डे है आप लोगों के सामने, जो कि एक छोटा सा इंपॉर्टेंट डे है। ये भी एक मोटिवेशनल डे भी आप लोग इसको बोल सकते हैं। ये वो वाला डे नहीं है रोज डे जो फरवरी में आप लोग के डेज स्टार्ट होते हैं, हग डे, चॉकलेट डे, रोज डे, वो वाला डे नहीं है यहाँ पर ये, ठीक है। ये एक मोटिवेशनल डे आप लोग बोल सकते हैं। 22 सितंबर को यहाँ पर ये डे सेलिब्रेट किया जाता है। और एक छोटी सी बच्ची के बारे में यहाँ पर, जिसका नाम था यहाँ पर मेलिंडा रोज। ये कनाडा की लड़की थी यहाँ पर। तो यहाँ पर जब बात करते हैं, इनको ब्लड कैंसर था, ठीक है, पर लेकिन इस बंदी ने गिव अप नहीं किया। ये छोटी सी बच्ची आप लोग देखते हैं, इसने गिव अप नहीं किया, कैंसर के साथ में बहुत ही शानदार तरीके से इनके द्वारा लड़ाई की गई। तो जब जिंदगी में प्रॉब्लम आती है ना और आप लोग उसके सामने घुटने नहीं टेकते हैं और खासकर उस प्रॉब्लम से आप लोग उबर जाते हैं, तो फिर दुनिया आप लोगों को उसी चीज़ के लिए याद रखती है। अगर आप लोगों ने देखा होगा, आप लोग किस इंसान को बोलते हैं कि यार वाओ ये इंसान जिंदगी में कितना शानदार कर रहा है, उस इंसान को आप लोग बोलते हैं कि जो उसने अचीव कर लिया है और आप लोग अचीव नहीं कर पा रहे, उसके बारे में आप लोगों को लगता है कि वाओ क्या इंसान ने अचीव किया है। तो हमेशा आप लोग अपनी लाइफ में अगर इंप्रूवमेंट करते हुए आगे बढ़ते रहेंगे तो ऐसे ही मुकाम को आप लोग भी अपनी लाइफ में ईजिली अचीव कर पाएंगे। पर लेकिन उसके लिए अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। अगर उसको लगता है, स्टार्टिंग में जो मैंने वीडियो दिखाई, उनको भी लगता है कि यार ठीक है कोई नहीं, छोड़ देते हैं, अगले साल दे लेंगे। अगले साल में पूरे 365 दिन होते हैं। अगर आप लोग अपने गोल से प्यार करोगे तो एक एक दिन आप लोगों को यहाँ पर अंदर से चुभन होगी, यार एक साल बर्बाद हो गया। पर लेकिन अगर लग रहा है कि हाँ कट रही है, चल रही है मजे में, तो आप लोगों को डे का पता नहीं चलेगा। आज 22 तारीख लिखी हुई है कैलेंडर में, कल को 23 लिखी जाएगी। अभी यहाँ पर कैलेंडर में आप लोगों को देखने को मिलेगा 2022 लिखा है, अभी कुछ दिनों बाद ही, लगभग 3 महीने बाद ही 2023 लिखा हुआ मिलेगा। कोई दिक्कत आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगी। ये सारी चीज़ें ऐसी चलती रहेंगी जब तक आप लोग सीरियस होकर उस चीज़ के ऊपर फोकस देना स्टार्ट नहीं कर दोगे। कुछ नहीं बदलने वाला है, लिखवा लो आप लोग यहाँ पे, मतलब कुछ नहीं बदलेगा। ऐसी की ऐसी चलती रहेंगी सारी चीज़ें जब तक आप लोग खुद से अंदर से चीज़ों को चेंज करना पसंद नहीं करोगे। तो ये रियलिटी है, कल बदल लो या फिर आज बदल लो, जितनी जल्दी बदलोगे उतनी ही जल्दी रिजल्ट आने स्टार्ट हो जाएंगे। क्योंकि जो फिलहाल टाइम पे जो आप लोगों को रिजल्ट मिल रहे हैं ना, वो रिजल्ट मिल रहे हैं जो कि आप लोगों ने अब तक किया है। अगर यहाँ से चाहते हो रिजल्ट चेंज हो तो फिर काम करना पड़ेगा उसी के पैटर्न में, ठीक है। आगे चलते हैं। ये जो डे देखे इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी, इसी के साथ में एक इंपॉर्टेंट हम लोगों ने यहाँ पर देखा जो बेसिकली कोटेशन थी और मोटिवेशनल चीज़ें, ये सारी चीज़ें। अब यहाँ से आगे चलते हैं अपनी प्रॉपर बैलेंस डाइट को लेकर। अगर बात करें यहाँ पर इंपॉर्टेंट आर्टिकल आप लोगों को देखने को मिलते हैं अलग अलग न्यूज़पेपर के, काफ़ी डिटेल में डिस्कस करूंगा, बहुत ही कुछ रहेगा उसके अंदर में। एक एक आर्टिकल को टकटकी लगाकर आप लोगों को सुनना है, ताकि जो भी आर्टिकल मैं आप लोगों से डिस्कस करूं, उस आर्टिकल से जो भी क्वेश्चन पूछूं उसका आंसर आप लोग दे सको, ठीक है। सबसे पहले एक आर्टिकल है, छोटा सा आर्टिकल है पर लेकिन इंटरेस्टिंग आर्टिकल है, और ये आप लोगों के अंदर क्यूरियोसिटी भी जनरेट करेगा, खासकर उन लोगों के अंदर में जो कि आईफोन को यूज़ नहीं करते हैं या फिर आईफोन को यूज़ भी करते हैं, उनको भी इसके बारे में पता होगा। पर लेकिन रियलिटी में पूरा प्रोसीजर एक हल्का सा मैं आप लोगों को यहाँ पर बताने वाला हूँ। आप लोगों ने देखा होगा आज की डेट में एक नया पैटर्न चल रहा है कि आईफोन जो आप लोग लेकर आते हैं उसके अंदर 2 सिम देखने को मिलते हैं। एक तो सिम रहता है नॉर्मल फिजिकल सिम, जो कि छोटा सा सिम काट कर उसके अंदर डाला जाता है,
और एक सिम रहता है ई सिम। ई सिम मतलब रियलिटी में कोई सिम नहीं रहता है, पर लेकिन आप लोगों को एक सिम मिल जाता है। ये आज की डेट में आप लोग अपने देश के अंदर ले भी सकते हैं। जब मैं आर्टिकल पढ़ रहा था तो इसके बारे में मैंने कई सारी चीज़ें सर्च करी। मैंने बोला कि ये ई सिम का फंडा क्या होता है, तो मैंने देखा कि जियो और एयरटेल भी आप लोग को ई सिम प्रोवाइड कराते हैं बड़ी ही आसानी से। आप लोग उसको रजिस्टर कर सकते हैं, बातें कर सकते हैं उनसे, और वो ई सिम जो होगा वो आप लोग के बेसिकली जो मोबाइल होगा उसके साथ में वो कनेक्ट हो जाएगा। अगर कल को चलकर आप लोगों को मोबाइल जो है डिस्कार्ड करना है तो फिर आप लोगों को वो ई सिम जो है वो उसमें से आप लोगों को हटाना पड़ेगा। बस ये फंडा जो मुझे लगा इसमें थोड़ा सा एक डिफरेंस था, वो थोड़ा सोचने वाला है। वैसे आप लोग को फ़ोन किसी को देना है, आप लोग को बेचना है या फिर रिप्लेस करना है, तो नॉर्मली आप लोग अपना पिन लगाते हैं, उसमें से सिम निकालते हैं और फ़ोन किसी को पकड़ा देते हैं। पर यहाँ पर आप लोगों को एक प्रॉपर प्रोसीजर के थ्रू यहाँ पर होकर गुजरना पड़ेगा, तो तब जाकर आप लोगों को ई सिम देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर इसी के चलते अभी ये क्यों न्यूज़ में है, क्योंकि रिसेंटली अभी यहाँ पर आईफोन 14 यहाँ पर लॉन्च किया गया जो कि एप्पल के द्वारा, तो उसके चलते यहाँ पर कई सारी बातें निकल कर आई ई सिम को लेकर। तो उसी के चलते यहाँ पर ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। तो ई सिम और नैनो सिम दो तरीके के सिम आप लोगों को देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर जो ई सिम है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है कि आने वाले टाइम में क्यों ना हम लोग फिजिकल सिम का फंडा ही खत्म कर दें। ठीक है, तो विदाउट जो फिजिकल सिम यहाँ पर जो स्लॉट है, यहाँ पर ई सिम आप लोगों को देखने को मिलता है। इससे क्या होता है और कॉम्पैक्ट आप लोग अपनी टेक्नोलॉजी को बना पाते हो। मतलब कहने का यहाँ पर यह कि अगर सिम का स्लॉट नहीं बनाना पड़ेगा तो और इफेक्टिवली यहाँ पर जो मोबाइल रहेगा उसके सिस्टम को यूटिलाइज किया जा सकता है। और ये आज से नहीं है, अभी आप लोग डिस्कस कर रहे हैं इसको। आप लोगों को लग रहा होगा यार वाह क्या नई नई टेक्नोलॉजी आ गई, जिसने सुना नहीं होगा ना आज तक कि ऐसा भी कुछ होता है। अच्छा, कितने हैं आप लोगों में से जिसने इसको सुन रखा है कि हाँ ई सिम जैसी भी कोई चीज़ होती है? कितने ऐसे फैमिली मेंबर जिसने इसके बारे में सुन रखा है? सुन रखा है तो यस लिखना, और नहीं सुन रखा है तो नो लिखेगा। शर्माने वाली कोई बात नहीं होती यार, जो चीज़ आती नहीं है ना तुरंत हाथ उठा के बोल दो नहीं आती है। जैसे कल से मैंने क्वेश्चन की वीडियो आप लोगों की अपलोड करी, मैं हमेशा आप लोगों को वहाँ पर उसमें एक चीज़ें बोलता हूँ कि अगर क्वेश्चन नहीं आता है ना तो आप लोग बोलो कि नहीं आता है, उसको बोलो कि हाँ ये अटेम्प्ट किया पर नहीं हुआ। ठीक है, तो उससे क्या होगा, आप लोगों ने उसको एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ ये नहीं आता है भाई साहब, तो अब सीखने की जो टेंडेंसी है ना वो आप लोग की बढ़ जाएगी। पर लेकिन अगर आप लोग मन में ही ये रहेगा कि हाँ ठीक है नहीं बताना है, आता है नहीं आता है, ठीक है, तो आप लोगों के अंदर कई सारी चीज़ों को लेकर कन्फ्यूजन रहता है। तो जिंदगी में जितनी ज़्यादा क्लैरिटी होगी ना, ये काम करना है और ये नहीं करना है, सुबह 5 बजे उठना है या 4 बजे उठना है, तो उठना है। ये क्या तरीका है कि उठना है नहीं उठना है, उठ के भी जाएंगे वहाँ चलेगा, हाँ देखते हैं। मर्द ऐसे ऐसे जो शब्द है ना लाइफ में से वो हटाने स्टार्ट कर दो। ठीक है, इसलिए मैंने बोला है कि डेफिनेट चीज़ लेकर आओ। इसलिए मैंने बोला बहुत सारे बच्चों ने, मुझे काफ़ी अच्छा लगा, अपने नाम के सामने किसी ने एसडीएम लगा दिया, किसी ने ऑफिसर लगा दिया, किसी ने आईएएस लगा दिया, किसी ने आईपीएस लगा दिया। तो ये क्या है, इसका मतलब ये कि अब उस चीज़ के बारे में आप लोग सोचोगे हर टाइम। मैंने फोर्स नहीं किया किसी को लगाने के लिए, आप लोगों ने खुद चेंज कर दिया मेरे एक बार बोलने पर कि हाँ सर ये बनना चाहते हैं। जब बनना चाहते हो तो यार उसको एक्सेप्ट करो ना कि हाँ आप लोग वो काम करना चाहते हो ज़िंदगी में, तो वो चीज़ें हैं। तो जब तक ये चीज़ें आप लोग एक्सेप्ट नहीं करोगे तो चीज़ें सही डायरेक्शन में नहीं चलेगी। तो यहाँ पर अगर आप लोगों को बोल रहा हूँ कि बताओ कि कब आप लोगों को पता है ई सिम के बारे में, तो बोल दो कि हाँ नहीं पता है, पता है तो पता है। ठीक है, अभी यहाँ पर मैं 2022 में आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूँ, और असलियत में यहाँ पर ये जो ई सिम का फंडा है 2012 में आया था। मतलब कि यहाँ पर बोल सकते हैं कि 10 साल बाद अभी यहाँ पर इसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो ये एक एम्बेडेड सिम जो कि परमानेंटली एम्बेडेड किया जा सकता है सेम हार्डवेयर के साथ में। तो रेगुलर जो सिम है वो चिप आप लोगों को देखने को मिलेगा, उसके तरीके से यहाँ पर ये काम करता हुआ नजर आएगा। यानी कि ई सिम जो है वो यहाँ पर कोई आप लोगों को ऐसा नहीं कि उसके अंदर कोई कंपोनेंट रहेंगे, वो ऐसा नहीं है, पर वो एक तरीके से आप लोग देख कि एक ऐसी अरेंजमेंट कर देना कि हाँ वो सिम की तरीके से काम करने लगे। तो इसमें आप लोग को एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन, एक आइडेंटिफायर टेलीकॉम ऑपरेटर जो रहेगा वो यहाँ पर प्रोवाइड कराएगा। तो एक तरीके से यहाँ पर जो सिस्टम रहेगा उसको रिप्रोग्राम किया जाता है, और उसके अंदर में बिना कोई सिम लगाते हुए भी एक फिजिकल सिम रहेगा और नॉर्मल तरीके से यहाँ पर, और चाहो तो अपने फिजिकल सिम को भी रिप्लेस कर सकते हो। ये यहाँ पर टेक्नोलॉजी देखने को मिल रही है, तो ये काफ़ी अच्छा है, लेटेस्ट है। यहाँ पर अगर बात करें हमारी कंट्री में, जैसे मैंने बताया एयरटेल या फिर जियो, ये भी यहाँ पर अपने ई सिम को यहाँ पर प्रोवाइड करा रहे हैं। ऑलरेडी अप्लाई कर सकते हैं आप लोग अगर आप लोग एप्पल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं। दूसरे फ़ोन में शायद दूसरे फ़ोन में भी ये भी प्रोवाइड कराते होंगे, मुझे एग्जैक्टली मैंने इसके बारे में ज़्यादा सर्च नहीं किया। पर हाँ प्रेजेंट टाइम पर देखो तो ये काफ़ी बड़ा एक रिवोल्यूशनरी स्टेप है जो कि काफ़ी लार्ज स्केल पर आगे लेकर चलने की बात की जा रही है। फ्यूचर में ये बोला जा रहा है कि ई सिम जो पेनिट्रेशन है वो बढ़ता हुआ आप लोगों को नजर आएगा। प्रेजेंट टाइम पर हमारे देश के अंदर में ओनली 1% के करीब जो है वो ई सिम यूज़ किए जा रहे हैं। ठीक है, पर लेकिन इससे फायदा क्या होगा, आने वाले टाइम में जो 1% है ये बढ़कर बोला जा रहा है कि 2025 तक लगभग 25% यहाँ पर ई सिम लोग जो हैं वो यूज़ करते हुए नजर आएंगे। ठीक है,
ये काफ़ी एक अच्छा ट्रेंड आप लोग बोल सकते हो। दुनिया भर में ई सिम जो है वो काफ़ी लार्ज स्केल पर यूज़ किया जा रहा है, तो हमारी कंट्री में भी इसको यूज़ किया जाएगा। एक अच्छी चीज़ क्या होगी, अगर ई सिम को यूज़ करना स्टार्ट कर दिया, आप लोग जो है इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को और कम जनरेट करोगे। ये एक पॉजिटिव एंगल आप लोग यहाँ पर बोल सकते हो, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है वो आप लोगों का जनरेट नहीं होगा। दूसरा यहाँ पर ये कि कई बार सिम वगैरह खो जाते हैं, वो सारी चीज़ें आप लोगों ने देखा होगा पुराने हो जाते हैं, उनको चेंज करवाना पड़ता है, वो वाले झंझट भी आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है। तो इसमें आप लोगों को ये टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। एक प्रॉपर नंबर मिलेगा आप लोगों को, उसको आप लोग अपना इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सिस्टम है। तो इसके कुछ फायदे कुछ नुकसान है क्या, तो सबसे पहले आप लोगों को मैं यही बताता हूँ क्या फायदे और क्या नुकसान देखने को मिल सकते हैं अगर कोई ई सिम जो है वो उसका इस्तेमाल करता है। वैसे अगर आप लोगों को बोलूँ कि ई सिम का इस्तेमाल करोगे तो आप लोग क्या बोलोगे, यस या फिर नो। वो नहीं कहते कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो कुछ अच्छाई होती है कुछ बुराई होती है। तो एडवांटेज तो ये देखने को मिलेगा कि आप लोग के फ़ोन में अगर कोई ई सिम आ गया तो उसको कोई चोरी नहीं कर पाएगा, यानी कि सिक्योरिटी ज़्यादा बेटर आप लोगों को ई सिम में यहाँ पर देखने को मिलेगी। कोई फिजिकल डैमेज उसमें नहीं देखने को मिलेगा, एक तरीके से आप लोग ऐसा बोल सकते हैं। और इसी के साथ में हम लोग जब उसको यूज़ करेंगे प्रॉपर वे में, तो यहाँ पर सबसे अच्छी बात यहाँ पर ये रहेगी कि हमारा सिम जो है वो हमारे फ़ोन में ही रहेगा। ऐसा नहीं कि उसको उसमें से निकाल के कोई और किसी फ़ोन में डालकर और यहाँ पर उसका इस्तेमाल कर फिर से फ़ोन में डालकर कुछ ऐसी हरकतें करें, तो वो सारी चीज़ें भी यहाँ पर नहीं हो सकती है। मतलब सिक्योरिटी यहाँ पर ज़्यादा बताई जा रही है, सबसे बड़ी बात आप लोग यहाँ पर ये देखने को मिलेगी। और इसी के साथ में जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है वो भी आप लोगों का कम हो जाएगा। तो दूसरा ये एडिशन आप लोग कर सकते हैं। पर लेकिन डिसएडवांटेज भी आप लोगों को देखने को मिलेगी, वो क्या है। अब वीडियो को पॉज करो, डिसएडवांटेज बताओ, देखता हूँ आप लोगों के मन में क्या इंटरेस्टिंग आइडियाज़ आ रहे हैं कि अच्छा सोचो एक मिनट के लिए, यार फ़ोन में सिम ही नहीं है, ई सिम डाल लिया, क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं, सोचो एक मिनट के लिए। एक दो तो मैं श्योर हूँ कि एक दो आप लोगों के माइंड में जरूर आ जाएगी। जैसे कि पॉइंट नंबर 1 जो मेरे माइंड में एकदम आया, मैंने कहा कल को चल के अगर फ़ोन जो है वो डाउन हो गया और फ़ोन डाउन हो गया और यहाँ पर भाई साहब उसकी बैटरी खत्म हो गई, या फिर फ़ोन के अंदर पानी भर गया, फ़ोन पानी में गिर गया, कुछ भी ऐसा इशू हो गया, तो ऐसा होता है कि नॉर्मल इंसान जो सिम निकाल के दूसरे के फ़ोन में डालकर भी अपना काम चला सकते हैं, पर लेकिन वो काम यहाँ पर पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा, ठीक है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 यहाँ पर ये देखने को मिलेगा, जिस कंट्री में जितने ज़्यादा टेलीकॉम ऑपरेटर रहेंगे उतने ही ज़्यादा ई सिम आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर ये काफ़ी बड़ी दिक्कत होती है यहाँ पर कि अलग अलग लोग सर्विस प्रोवाइड कराने वाले हैं। हालांकि इससे फ़ायदा ये है कस्टमर को कि कस्टमर को एक सस्ती सर्विस अच्छी तरीके से यहाँ पर देखने को मिलती है। तो ये चीज़ें आप लोग बोल सकते हैं। तो स्विच करने में यहाँ पर दिक्कत रहेगी, एक ऑपरेटर से दूसरे ऑपरेटर में जाना। वैसे तो सिम निकाला दूसरा डाल लिया बस काम हो गया, पर लेकिन यहाँ पर एक प्रोसीजर करना पड़ेगा। पहले जिसका सिम ले रखा है वहाँ से आप लोगों उस ऑपरेटर से पूरा काम बात करनी पड़ेगी, उसको हटाएंगे, फिर दूसरे ऑपरेटर में सेम प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। वरना क्या होता है, सिम लाया डाला और लाइफ फिर से चला जाला और लाइफ को झिंगा लाला बना डाला, ठीक है। तो वाला आप लोगों को ऑप्शन यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। वैसे बताओ कि आप लोगों को ई सिम अगर बोला जाए यूज़ करने के लिए, आप लोग यूज़ करोगे यस या फिर नो। आप लोगों की इसके बारे में क्या राय है, ये फ्यूचर की टेक्नोलॉजी को आप लोग कैसे देख रहे हैं, तो ये आप लोग बताइए। क्योंकि फ्यूचर में आने वाले टाइम में आप लोगों को काफ़ी लार्ज स्केल पर ई सिम जो है वो नज़र आने वाले हैं, ठीक है। एक बात कई सारे बच्चे रेगुलर पूछते हैं, सर पीडीएफ कहाँ से लेनी है। यार ये टेलीग्राम है स्टडी लवर वीर के नाम से, देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर 1,66,400 मेंबर के करीब यहाँ पर जुड़े हुए हैं। तो यहाँ से जाकर आप लोग चीज़ों को डाउनलोड कर सकते हैं। सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर मिल जाती है फ्री ऑफ कॉस्ट, तो अच्छे से एंजॉय कर लीजिए। जब आप लोगों को बोलता हूँ आंसर राइटिंग आप लोग करनी है, तो आप लोग देखिए यहाँ पर कितने बच्चे रेगुलरली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आप लोग खुद देखिए। इनके आंसर जाकर आप लोग एनालाइज कर सकते हैं और अपना भी आंसर जो है आप लोग यहाँ पर दे सकते हैं। कल 4 क्वेश्चन आप लोगों को दिखने के लिए दिए गए थे, तो ऐसा नहीं कि चारों के चारों आप लोगों को लिखने हैं। जो भी आप लोग लिख पाते हैं उतने क्वेश्चन आप लोग लिखिए और एक दूसरे क्वेश्चन जो है वो आप लोग एनालाइज कर सकते हैं। कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन आप लोग पढ़ लीजिए किसी के, इससे बहुत कुछ आप लोगों को सीखने को मिलेगा। और जो भी पॉइंट आप लोगों को लग रहे हैं सामने वाले ने एक्स्ट्रा दे रखे हैं, उनको अपने चीज़ों में इंक्लूड कर लो। SLV PDF पर आप लोगों को नोट्स मिल जाते हैं हिंदी और इंग्लिश में, तो आप लोग जाकर देखते हैं। और कुछ इंग्लिश की यहाँ पर आप लोगों को जो है बेसिकली जो आज कैसे बातें करनी है आप लोगों को, वो भी आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। तो इसको भी आप लोग अपनी लाइफ का पार्ट बना सकते हैं। तीनों के तीनों टेलीग्राम ग्रुप जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी चार्ज नहीं है इसका, तो अच्छे से एंजॉय कीजिए। और फर्स्ट वाले टेलीग्राम ग्रुप में अगर आप लोग जाएंगे और यहाँ पर ऊपर जाकर आप लोग क्लिक करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर पिन कर रखी है, जिसमें जब आप लोग यहाँ पर इसको जाकर देखोगे तो आप लोग यहाँ पर देख पाओगे कि उन चीज़ों को अच्छे से एंजॉय कर सकते हो। कई सारे बच्चे बोले सर एनसीईआरटी कैसे पढ़नी है, एनसीईआरटी कैसे पढ़ें, इसके ऊपर वीडियो बना रखी है। टाइम टेबल कैसे बनाएं, इसके ऊपर वीडियो है। आंसर राइटिंग कैसे करें, इसके ऊपर वीडियो है। ऑप्शनल सब्जेक्ट कैसे चूज करें, इसके ऊपर वीडियो है। कैसे ऐसे लिखें, इसके ऊपर वीडियो है। सी सेट को 2 महीने में कैसे कवर करें, इसके ऊपर वीडियो है।
तो यहाँ पर सारी वीडियो जो भी प्लानिंग की है, सारी पॉलिटी की वीडियो के लिंक भी आप लोगों को यहाँ पर पोस्ट कर रखे हैं। तो पिन कर रखा है इसके अंदर, ताकि आप लोगों को कोई भी दिक्कत देखने को न मिले। और कई सारे जो आप लोग पूछते हो ना चीज़ों को, इसलिए पिन किया गया था ताकि आप लोग बार बार इन चीज़ों को न पूछो। तो यार आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो यहाँ पर ऑलरेडी SLV फैमिली का पार्ट है, अगर कोई आप लोगों से पूछता है इसके बारे में तो कम से कम एटलीस्ट आप लोग उसको बता दिया करो, ठीक है। फीडबैक जरूर देना, कैसा लगता है लेक्चर आप लोगों को, अच्छा या बुरा, जैसी भी आप लोगों की भावना है लेक्चर को लेकर, वो फीडबैक के तौर पर आप लोग मुझ तक पहुंचा सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट और एक उम्दा तरीके का आर्टिकल आप लोग बोल सकते हैं, हिंदुस्तान टाइम्स के अंदर यहाँ पर ये कवर किया गया। तो यहाँ पर राजस्थान के बारे में बात की जा रही है। फर्स्ट सोशल एंड जो परफॉर्मेंस ऑडिट अथॉरिटी है उसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया है राजस्थान के अंदर में। राजस्थान हमारी कंट्री में आप लोगों को एक राज्य देखने को मिलेगा जो कि पाकिस्तान के साथ में काफ़ी बड़ा बॉर्डर टच करता है, या फिर बोले कि सबसे बड़ा बॉर्डर टच करता है पाकिस्तान के साथ में। खुद किस किस राज्य के साथ में टच करते हैं यहाँ पर, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बेसिकली गुजरात। तो ये इसके बेसिकली राज्य हैं जिसके साथ में ये बॉर्डर टच करते हैं। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मैं आप लोगों को यहाँ पर बताना चाहूँगा। आगे बढ़ने से पहले एक क्वेश्चन है यहाँ पर आप लोगों के सामने, बोला गया सोशल ऑडिट हेल्प्स टू नैरो द गैप्स, जो गैप होता है बिल्कुल किसके बीच में, विजन एंड रियलिटी। यानी कि सोशल ऑडिट यहाँ पर ये बताया था कि आप लोगों ने डिसाइड क्या किया था और रियलिटी में आप लोगों ने क्या अचीव किया है, तो उसके बीच में जो गैप होता है वो सोशल ऑडिट आप लोगों के सामने रखते हैं। मतलब प्रिपरेशन आप लोग बोल रहे हैं कि हम लोग शानदार तरीके से कर रहे हैं, पर लेकिन रियलिटी में देखा जाए तो उस तरीके से रिजल्ट नहीं आ रहे हैं। तो कुछ तो गैप देखने को मिलेगा ना, कि इंसान जो है वो बैठ के पढ़ रहा है 8 घंटे, पर लेकिन रियलिटी में जो रिजल्ट आ रहा है वो आ रहा है कि जैसा कि 1 घंटे पढ़ाई की ओनली। तो फिर कमी कहाँ पर है? कमी है कि आप लोगों ने ढंग से अपनी इफिशिएंसी को यूटिलाइज नहीं किया। तो वही बातें यहाँ पर बोलने की कोशिश की जा रही है कि काम किया था कि यहाँ पर क्या करना है कि स्कूल के बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करानी है, पर रियलिटी में जब देखा गया ग्राउंड लेवल पर जाकर तो ऐसा कुछ देखने को प्रॉपर मिला नहीं। तो राजस्थान गवर्नमेंट यहाँ पर ये काफ़ी एक अच्छा ऐसा एक आप लोग बोल सकते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत बड़ा चेंज लाने वाला एक रिवोल्यूशनरी स्टेप है। अपने ही तरीका यहाँ पर कंट्री में अपने ही तरीका पहला है यहाँ पर इसमें कैबिनेट के द्वारा खुद अप्रूव कर दिया गया कि यहाँ पर इस तरह का एक सिस्टम होगा जिसमें कि सोशल ऑडिट किया जाएगा। सोशल ऑडिट का मतलब अगर आप लोग प्रॉपर में समझेंगे यहाँ पर तो समझ सकते हैं एक साइड में गवर्नमेंट है और एक साइड में बेनिफिशरी है। जैसे MG नरेगा आप लोग देखें यहाँ पर, MG नरेगा के अंदर में क्या आप लोगों को फंडा देखने को मिलता है। एक साइड में गवर्नमेंट है कि सैलरी वगैरह वो सारी प्रोवाइड करा रही है, सिस्टम कैसे कैसे लेकर चलना है, ठीक है। ऑनलाइन आप लोगों ने अटेंडेंस का भी सिस्टम देखा होगा। और दूसरी साइड में बेनिफिशरी है, जब ये मिलकर बेसिकली चीज़ों को ढंग से सुधारते हैं तो एक सोशल ऑडिट यहाँ पर निकल कर आता है। आप लोग बोल सकते हैं, मैंने आप लोगों को याद होगा एक उदाहरण भी दिया था, गाँव में जब आप लोग जाते हैं तो खड़ंचे बनते हैं, ठीक है। तो जब वो खड़ंजे बनाए जाते हैं तो आप लोगों ने देखा होगा जो इंसान जो है जिसके घर के सामने वो खड़ंजा बन रहा है उसको रेस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाती है कि भाई साहब ये खड़ंजा तुझे उखाड़ना है और यहाँ पर मिट्टी डालनी है, बाकी बचा हुआ काम जो है वो हम कर देंगे आकर। जबकि गवर्नमेंट के पास से हर एक चीज़ का पैसा आता है, वहाँ खड़ंजा उठाना है, मिट्टी डालनी है, नई ईंटें लगानी है, वो सारी चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलेगी। पर लेकिन बीच में जो ठेकेदार हैं और जो प्रधान जी हैं वो यहाँ पर घपला कर देते हैं, उसकी वजह से यहाँ पर आप लोगों को दिक्कत देखने को मिलेगी। तो सोशल ऑडिट जो है वो ऐसे घपलों को होने से रोकता है, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। अगर नॉर्मल बात करें ऑडिट का मतलब क्या होता है, आप लोगों ने सुना कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो ऑडिट का मतलब होता है कि जो रिसोर्सेज तुमको दिए गए हैं क्या वो रिसोर्सेज का तुमने ढंग से यूटिलाइजेशन किया है या फिर नहीं किया है। हमारी कंट्री में अगर संविधान के अंदर आप लोग जाओगे तो आर्टिकल 148 ये कैग के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ये कब आता है पिक्चर में? जब रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन हो जाता है तो उसके बाद में आता है। यानी कि कैग को आप लोग बोल सकते हैं, कैग एक पुलिस वाला है, जब क्राइम हो जाए उसके बाद में कैग आएगा, कभी भी क्राइम से पहले नहीं आता है। हालांकि ये मूवीज में है, तो इस तरीके का फंडा आप लोगों को देखने को मिलता है। तो सिस्टम क्या है? सिस्टम यहाँ पर है कि जो ऑडिट आप लोग कर रहे हो उस चीज़ का कर रहे हो जो ऑलरेडी हो चुकी है। हमारे कैग में और यूके के कैग में यही डिफरेंस है कि हमारा कैग कहता है कि फिर पछताए क्या करे जब चिड़िया चुग गई खेत, यानी कि पैसा खर्च हो गया अब मैं क्या कर लूँ आके। पर यूके का कैग कहता है कि जब पैसा खर्च करो तो भी मेरे से एक बार पूछ लो। तो इसीलिए यूके का कैग को ज़्यादा एडवांस कैग माना जाता है। वो यहाँ पर उस टाइम पर पिक्चर में आता है जब रिसोर्सेज प्रॉपर वे में खत्म नहीं हुए और उस तरीके से बताते हैं कि भाई साहब यहाँ पर ये दिक्कत है, इनको आप लोग सुधार सकते हैं। ऐसे रिफॉर्म क्या हमारे देश में होने चाहिए या फिर नहीं, आप लोग यहाँ पर जरूर बताएगा। अभी अगर आगे बढ़े यहाँ पर तो एक ऑडिटिंग जो प्रिंसिपल है उसके बारे में बात करें तो सबसे पहले तो यही है कि फेयर होनी चाहिए सारी चीज़ें, ठीक है। तो यहाँ पर एक तरीके से प्रोफेशनल तरीके से काम करना चाहिए, कॉन्फिडेंशियलिटी होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि कर कुछ रहे हैं और एक तरीके से रिजल्ट कुछ और आ रहा है निकल कर। इंडिपेंडेंस होना चाहिए, ये नहीं कि खपला कर दिया और ऊपर से यहाँ पर प्रेशर आ रहा है कि भाई साहब देख लेना इसको, ठीक है।
एविडेंस बेस्ड अप्रोच होना चाहिए, यानी कि उदाहरण के तौर पर चीज़ें बढ़नी चाहिए, और इंटीग्रिटी दिखनी चाहिए इंसान के अंदर में, क्योंकि इंसान जो है वही कुछ ज़िंदगी में अचीव कर पाता है जो कि एक प्रॉपर उसके अंदर में एक इंटीग्रिटी आप लोगों को देखने को मिलेगी। करप्शन को लेकर वो साइड में आप लोगों को नजर आएगा। कई सारी वीडियोज अभी आप लोगों ने देखा होगा वायरल हो जाती हैं। कई सारे ऐसे इंसान जो हैं इस तरीके से काम करते हैं, जैसे एक डॉक्टर साहब थे, वो डॉक्टर साहब जो है उनको ऑपरेशन करने के लिए जाना था, तो ऑपरेशन करने के लिए उनको जाना था, तो जाते जाते जो है उनको लगा कि यार लेट हो जाऊंगा, और वहाँ पर जो रास्ता था वैसे तो 5-7 मिनट का ही था, पर लेकिन जाम की वजह से वहाँ पर 1 से 1.5 घंटा लगने वाला था, ऐसी उनको फीलिंग आने लगी। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने गाड़ी में से निकल के दौड़ना स्टार्ट कर दिया। तो वो भी एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं एक इंसान है, प्रोफेशनल है। एक ऐसा इंसान आज के डेट में आप लोगों को देखने को मिलेगा जो गवर्नमेंट जॉब को भी शिद्दत से करता है, अपने काम को काम की तरीके से करता है। एक तो वो इंसान है, एक ऐसा इंसान जिसको लग रहा है गवर्नमेंट जो है वो एक तरीके से दामाद है, कभी काम पर आया और कभी काम पर नहीं आया। तो ये यहाँ पर सबसे ज़्यादा जरूरी है कि यहाँ पर इस चीज़ को डिफरेंस किया जाए, और यहाँ पर जो प्रॉपर काम में आ रहा है उसको सपोर्ट किया जाए, और जो काम पे नहीं आता है उसको उसी के हिसाब से दंड मिलना चाहिए। खासकर स्कूल में जब टीचर्स की बात करते हैं, कई सारे बच्चे जो हैं यहाँ पर प्रॉब्लम फेस करते हैं। तो यहाँ पर ये सारे एथिकल एग्जाम्पल मैं आप लोगों को दे रहा हूँ कि यहाँ पर जैसे कि वो टीचर जो है वो एक तरीके से नहीं, डॉक्टर जो है वो इस तरीके से भागता हुआ जा रहा था। कुछ दिनों पहले हम लोगों ने देखी थी एक वीडियो, बिहार के अंदर में जो टीचर भाई साहब है वो क्या कर रहे थे, वो बच्चों को पढ़ाई नहीं रहे थे। वहाँ पर कई सारे ऐसे हैं दारू पी के स्कूल में आकर बैठ जाते हैं, ऐसी भी हरकतें देखने को मिलती हैं। यानी कि बदतमीजी की पराकाष्ठा कर देते हैं यार। मतलब मुझे शर्म आती है कई बार बोलते हुए ऐसे लोगों को टीचर कि स्कूल में दारू पी कर आ रहे हैं। मतलब टीचर्स डे है, तो टीचर्स डे पे बच्चों को कहा जा रहा है कि टीचर्स डे पे हमें पार्टी क्या दे रहे हो। तो अब मैं ये बोला कि टीचर्स डे पे टीचर ने कहा कि मुर्गा और दारू लेके आना हमारे लिए। समझ रहे हैं, मतलब क्या ही रह गया यार वो। मतलब छोटे छोटे बच्चों को क्या बोल रहा है, उसको मतलब बुद्धि नहीं है एक तरीके से इंसान की। तो यहाँ पर एक बच्चे के डेवलपमेंट पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, वो इंसान ये भूल जाता है और अपनी अय्यासी में आ जाता है। तो इसलिए जरूरी है कम से कम एटलीस्ट टीचिंग एक ऐसी पोस्ट है जिसमें काफ़ी हाई क्वालिटी जो है वो चीज़ें होनी चाहिए, क्योंकि अगर टीचिंग बिगड़ी तो सारे प्रोफेशन बिगड़ जाएंगे, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। तो यहाँ पर एक प्रॉपर अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, परफॉर्मेंस कैसी है उसके ऊपर फोकस करना चाहिए, और इसी के साथ में यहाँ पर कैपेसिटी बिल्डिंग होनी चाहिए। जो भी यहाँ पर सिविल सर्विसेज की ऑर्गेनाइजेशन है, खासकर गांव या फिर शहरों में, दोनों जगह आप लोगों को ये चीज़ें देखने को मिलनी चाहिए। तो इसके ऊपर काम करना पड़ेगा। तो क्वालिटी डिलीवरी ऑफ सर्विस तभी यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगी, तब तक एक क्वालिटी डिलीवरी ऑफ सर्विस यहाँ से निकल कर आने वाली नहीं है। यानी कि अप्रोच आप लोगों को पता होना चाहिए कैसी लेकर चलनी है। जैसे सोशल ऑडिट का सबसे शानदार उदाहरण अगर आप लोगों को बोलो तो एमजी नरेगा आप लोग लिख सकते हैं, ये सोशल ऑडिट का उदाहरण है। एमजी नरेगा से रिलेटेड आप लोग देखेगा, एक क्वेश्चन भी मैंने डिस्कस किया था जो कल शाम वाली वीडियो आई थी उसमें देखिएगा। और शाम वाली वीडियो में यार सबसे ज़्यादा फायदा ना, जो भी मतलब जो क्वेश्चन वाली वीडियो आती है उसमें फायदा आप लोगों को तब मजा आएगा अगर पूरे वीक एटलीस्ट आप लोग प्रॉपर में स्टडी करोगे, ठीक है, फिर आप लोग उसको शानदार तरीके से एंजॉय कर पाओगे। एमजी नरेगा के अंदर में भी यहाँ पर जो प्रोग्राम है उसमें सोशल ऑडिट होना चाहिए। खुद एमजी नरेगा का जो सेक्शन 17 है एक्ट का, उसके अंदर में ये बातें बोली गई है। तो एक तरीके से यहाँ पर इफेक्टिवली जो रिसोर्सेज हैं उनका यूटिलाइजेशन होना चाहिए, वरना फिर दिक्कतें देखने को मिलने लगती है। तो इसलिए यहाँ पर सोशल ऑडिट रहेगा। आप लोग खुद सोचो, अगर आप लोग के मोहल्ले में खड़ंचा बन रहा है और आप लोग जा जाकर मिस्त्री से पूछ रहे हो भाई कितना बन गया, कितने पैसे लग गए, क्या क्या चीज़ें हैं, तो एक तरीके से उसके जो है चक्सू खड़े हो जाएंगे। पर लेकिन फिर भी वही है, वो लोग जो हैं अपनी चीज़ों में ज़्यादा बिजी रहते हैं, इन सब चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं, जबकि नहीं करना चाहिए। आप लोग के आसपास क्या हो रहा है तो इसके बारे में आप लोगों को पूरी खबर होनी चाहिए, एक भारतीय जागरूक नागरिक होने के नाते, ठीक है। पर लेकिन कई बार दिक्कत क्या रहती है, हो भी नहीं पाती चीज़ें, जैसे कि लैक ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव विल, यानी कि अब इच्छा ही नहीं है, इच्छा शक्ति मर चुकी है। इससे अच्छा तो इच्छा मृत्यु ले लो जब इच्छा नहीं रही किसी काम को करने की, ठीक है। रहना और रहना इंसान का बर्बाद हो गया। एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिटिकल विल देखने को मिलेगी। एक बात थी मनमोहन सिंह जी की, जब गवर्नमेंट चल रही थी उस टाइम पर जो ऑफिशियल थे वो एक तरीके से काम ही नहीं कर रहे थे। तो जब एक एनालिसिस किया गया क्या चल रहा है, तो बोला कि डिसीजन न लेना भी एक डिसीजन बन चुका है। यानी कि अगर डिसीजन लेंगे तो ये होगा कि ये गलत हो गया, वो सही हो गया। डिसीजन ही नहीं लेना, पड़ा रहने तो पेंडिंग, अगले वाला आएगा वो ले लेगा। तो ये सारी हरकतें भी यहाँ पर देखने को मिल रही थी, ठीक है। तो जरूरी है कि इन सब चीज़ों से बाहर निकले और एक सिस्टमेटिक वे में चीज़ों को जो है इंप्लीमेंट किया जाए। तो सोशल ऑडिट यूनिट यहाँ पर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसको हम लोग प्रॉपर वे में इंप्लीमेंट करें, जो कि अब तक हम लोग डिले करते हुए आ रहे थे। कई बार कई तरीके की आप लोगों को देखने को मिलेगा रोक टॉक या फिर धमकाया भी जाता है लोगों को, ठीक है। लोगों का पार्टिसिपेशन नहीं देखने को मिलता है, कोई इंडिपेंडेंट एजेंसी नहीं रहती इन चीज़ों को आकर चेक करे। तो जब आप लोग खुद ही अपनी चीज़ों के बारे में नहीं सोचोगे समझोगे तो यार सामने वाला तो फिर जो है बदतमीजी कर जाएगा ही जाएगा।
जब आप लोगों को ही मतलब इच्छा नहीं है कि अपने काम पर फोकस किया जाए अच्छे से, तो इसलिए फिर सामने वाला क्या करेगा। ये तो बिल्कुल ऐसे ही है कि तुम तो अपना काम ढंग से कर नहीं रहे हो, दूसरों से एक्सपेक्ट कर रहे हो कि दूसरे वाला ढंग से काम करे, तो ऐसे नहीं हुआ करता। ठीक है, नहीं कहते आप लोगों से कि न्यू नहीं हो करता भाई। ठीक है तो यहाँ पर ऑडिट भी कई तरीके होते हैं। फाइनेंशियल ऑडिट हो गया, ठीक है, जिसमें यहाँ पर देखा जाता है कैसे कैसे चीज़ें चल रही हैं। ऑपरेशनल ऑडिट हो गया, जो कि पर्टिकुलर देखता है क्या क्या ऑपरेशन किस तरीके से यहाँ पर चल रहे हैं। सोशल ऑडिट हो गया, जिसमें यहाँ पर सोशल सोसाइटी भी आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो कई तरीके ऐसी चीज़ें निकल कर आती है। कई सारे एडवांटेज है सोशल ऑडिट की अगर आप लोग बात करें। एक तो लोकल डेमोक्रेसी आप लोगों को देखने को मिलेगी, लोकल एरिया में जो लोग हैं वो चीज़ों को समझ पाएंगे। ठीक है, एक तरीके से एनकरेज करेगा कम्युनिटी को कि भाई साहब तुम भी चेक करो कि तुम्हारे पास में क्या सही हो रहा है क्या गलत हो रहा है, और ट्रेन किया जाएगा कम्युनिटी को कि कैसे पार्टिसिपेट करना है, बेनिफिट क्या क्या है, किस तरीके से डिसीजन लिया जा सकता है। और कहीं ना कहीं ये ह्यूमन डेवलपमेंट जो रिसोर्सेज है उसके ऊपर भी यहाँ पर काम करता हुआ नजर आएगा। तो ये सारे एडवांटेज हैं सोशल ऑडिट के, जो कि आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। कल को लिखने के लिए आ जाए तो आप लोग के माइंड में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि क्या क्या फायदे हैं, क्या क्या नुकसान है, क्या क्या दिक्कत है। सारी चीज़ें एक एक कर आप लोगों के सामने आ गई। अब क्वेश्चन आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, एक यहाँ पर अब पहले थोड़ा सा क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, जो कि कैसा क्वेश्चन है। ये एक तरीके से जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। तो एनकरेज करेगा लोकल डेमोक्रेसी, एनकरेज करेगा कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, प्रमोट करेगा कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग और डेवलप करेगा ह्यूमन रिसोर्सेज। तो सोशल ऑडिट में सही आंसर क्या है? तो ये सारी की सारी चीज़ें आप लोगों के लिए सही होंगी, क्योंकि आंसर डी है। और ये सारी की सारी बातें अभी यहाँ पर बताई हैं आप लोगों को, तो ये आप लोग अंडरस्टैंड यहाँ पर कर सकते हैं। बेसिक चीज़ें होती हैं एग्जाम में जब लिखने बैठते हैं, पर लेकिन प्रैक्टिस नहीं होगी तो फिर समझ में कुछ नहीं आएगा क्या करना है। ओके, यहाँ पर सोशल ऑडिट के चैलेंज बोले गए हैं आप लोगों को। तो क्या क्या है कि लैक ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिटिकल विल देखने को मिलती है, लोगों का पार्टिसिपेशन भी काफ़ी कम है, और कोई इंडिपेंडेंस एजेंसी भी नहीं है वो जो देखे कि भाई साहब जिनको ये काम दिया है वो ठीक से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे आप लोग बोल सकते हैं। तो जरूरी है कि इंडिपेंडेंट कोई एजेंसी भी हो कि बदतमीजी देखे कि इंसान जो है कोई लापरवाही तो नहीं कर रहा है। तो ये इस तरीके से इसका आंसर आप लोगों को डी देखने को मिलेगा। तो ये वो बेसिक क्वेश्चन है जो कि आप लोगों से एग्जाम में पूछाते हैं, और इसी के साथ में यहाँ पर जो आंसर राइटिंग है वो आप लोग करनी है। तो उसके लिए क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, तो इसमें पार्टिसिपेट जरूर करिएगा। फिर से बोल रहा हूँ कि आंसर राइटिंग ग्रुप में आप लोग एक दूसरे के साथ में मिलकर अच्छे से पार्टिसिपेट कर सकते हैं। पर लेकिन अगर कोई बदतमीजी काट रहा है उसको तुरंत ब्लॉक करना है बिना सोचे समझे, उसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट करना ही नहीं है। ठीक है, तो कैसे लगा आर्टिकल जरूर बताना, फीडबैक देकर जुड़ जाना, ताकि पता चलता रहे मुझे कि हाँ आप लोग चक्षु खोलकर सुन रहे हो और मैं पूरे चक्षु लगाकर पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो अच्छे से चीज़ों का रिजल्ट आना चाहिए। ओके दोस्तों, जैसे जैसे सर्दी आने लगेगी इसका शोर आप लोगों को चारों तरफ सुनाई देने लगेगा कि दिल्ली के अंदर में पोल्यूशन बढ़ने लगा है। आसपास के रीजन में जैसे यहाँ पर क्या किया जा रहा है, स्टबल बर्निंग की जा रही है, यानी कि घास फूस को जलाया जा रहा है। ये एक ऐसा मुद्दा है जो आप लोगों को रेगुलर न्यूज़ में देखने को मिलेगा। तो इसको कैसे रोकना है, इसके ऊपर क्या काम करना है, कई सारे सामदाम दंड भेद लगाए जाते हैं, कई सारे हथकंडे अपनाए जाते हैं। तो उसी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो कैसे स्टेबल बर्निंग को यहाँ पर कंट्रोल करना है। तो लगभग 5000 एकड़ एरिया में यहाँ पर क्या यूज़ किया जाएगा, वो यूज़ किया जाएगा बायो डिकम्पोज़र। बायो डिकम्पोज़र नाम देखिए, बायो को डिकम्पोज करने वाला, यानी कि जो भी घास फूस पत्तियाँ होंगी उनको जलाने की जरूरत आप लोगों को नहीं मिलेगी, उसको आप लोग डिकम्पोज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो एक तरीके का ये सॉल्यूशन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग इसको पर्टिकुलर एरिया में डालते हैं तो उसको कुछ ही टाइम में यहाँ पर ये ठिकाने लगा देता है। ठीक है, और फिर यहाँ पर जो है वो वहीं पर ही खाद का भी काम करेगा, वहीं पर ही ख़त्म हो जाएगा। तो ऑर्गेनिक एक खाद का भी काम आप लोग करता हुआ नजर आएगा। तो ये काफ़ी इफेक्टिव टेक्नोलॉजी है। तो इसका इस्तेमाल अभी रिसेंटली किया जा रहा है आसपास वाले रीजन में, तो काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अगर आप लोग उससे पूछे हैं कि रियलिटी में अगर देखा जाए तो कहाँ पर ज़्यादा प्रॉब्लम इसकी वजह से देखने को मिलती है, तो कई सारे रीज़न हैं। अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर आप लोग देखते हैं पहले 2000 में, और फिर यहाँ पर 2002 में, फिर यहाँ पर 2008 में और 2014 में। ठीक है, तो ये आप लोग यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं। स्टेबल बर्निंग जो है वो काफ़ी बड़ा एक पैटर्न बन चुका था, जिसकी वजह से बहुत सारी दिक्कतें यहाँ पर देखने को मिल रही थी। अभी उसको दूर करने की बात की जा रही है। और ये ऐसा नहीं कि यहाँ पर पंजाब में ही है, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में भी काफ़ी लार्ज स्केल पर ये चीज़ देखने को मिलेगी। तो अब ये है कि कैसे हम सस्ते से सस्ता इलाज ला सकते हैं। ठीक है, ताकि यहाँ पर जो भी इस तरह की चीज़ें होती हैं ख़त्म हो सके, खरपतवार जो खेतों में होता है, और जल्दी से जल्दी कम टाइम में यहाँ पर वो सारी चीज़ें हो सके। तो सबसे बड़ी चीज़ें यहाँ पर ये थी कि एक तो पोल्यूशन भी कम करना है, सोइल की फर्टिलिटी बढ़ानी है। ठीक है, और इसी के साथ में कोई दिक्कत भी ना देखने को मिले, ताकि जब जलती है ज़मीन, अगर उसको जलाते हैं आप लोगों ने देखा हो खेतों को, तो उसमें दिक्कतें देखने को मिलती है। मान लीजिए ऊपर से गेहूँ काट कर ले गए, ठीक है, जो भी नीचे बचा है उसको जला दिया, तो उसकी वजह से ज़मीन भी जलती है। तो ये भी काफ़ी बड़ा इशू था,
जिसकी वजह से दिक्कतें यहाँ पर देखने को मिल रही थी। तो उसको कैसे रोकना है ताकि सोइल की फर्टिलिटी भी बनी रहे, तो इसके लिए कई सारे सोल्यूशन निकाले गए। एक तो बोलते हैं इन सीटू ट्रीटमेंट, जिस एरिया में तुम लोग रहते हो उसी एरिया में ट्रीटमेंट करना। दूसरा होता है एक्स सीटू ट्रीटमेंट, यानी कि एक तरीके से चीज़ों को बाहर ले जाकर जानवरों को डाल देना, वो सारी चीज़ें। तो कई सारे सोल्यूशन है, कई सारे तरीके। वही कहते हैं कि तरीके बहुत मिल जाएंगे दुनिया में, पर इंसान जो है वो उसको समझने और देखने वाला नहीं है। हैप्पी सीडर मशीन होती है, ये काट कर उसका वहीं पर भूसा बना देगी, पर लेकिन क्या हम लोग इस मशीन को खरीद पाएंगे? गवर्नमेंट क्या सबको प्रोवाइड करा पाएगी? तो ये भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो इसके ऊपर काम करना काफ़ी एक तरीके से इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देखते हैं डायरेक्ट आप लोगों से इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं यहाँ पर, जिसके ऊपर जरूरी है कि बातें की जाए। खासकर अगर बात करोगे जैसे छत्तीसगढ़ के अंदर में देखा जाए, ठीक है, तो ये आप लोग देखते हैं किस तरीके से किसान जो है मिलकर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। यहाँ पर कुछ इस तरीके से सिस्टम चल रही है, तो कई सारे ऐसी चीज़ें हैं जो कि आप लोग समझ सकते हैं। तो छत्तीसगढ़ के मॉडल को फॉलो करने की बात की जा रही है, ठीक है, जिसमें यहाँ पर गोथान्स बनाने की बात की गई और यहाँ पर एक तरीके से प्लॉट बनाए गए जिसमें मिलकर कलेक्ट किया जाएगा जो भी पुराली वगैरह होती है, और यहाँ पर जानवरों को डाल दिया, फिर उसको खाद बना दिया। ये वाले सिस्टम है, इससे कई सारे लोगों को जॉब भी मिल जाएगी और कई जगह यहाँ पर एक तरीके से बहुत ही जानवर जो है उनको फ़ायदा भी हो जाएगा। तो ऐसे भी कई सारे सॉल्यूशन निकालने की कोशिश की जाती है, पर लेकिन रियलिटी में कौन इसको इम्प्लीमेंट कर पाता है? पता सबका है आंसर राइटिंग करनी है, पर लेकिन कौन आंसर राइटिंग कर पा रहा है, वो भी तो चीज़ें है ना। तो वो चीज़ें आप लोग यहाँ पर समझनी पड़ेगी। अगर बात करें तो आप लोग समझ सकते हैं क्वेश्चन 2021 में पूछा गया यहाँ पर इस पर्टिकुलर टॉपिक से। बोला गया मुंबई, दिल्ली, कोलकाता 3 मेगा सिटी हैं कंट्री के अंदर जो आप लोगों को देखने को मिलेगी, बट द एयर पोल्यूशन इज मच मोर सीरियस प्रॉब्लम इन दिल्ली एज कम्पेयर टू द अदर 2। जो सिटी दूसरी हैं उसमें ऐसा क्या आप लोगों को देखने को मिलता है? तो बहुत बड़ा रीज़न ये है कि आसपास में जो बता जाती है कि यहाँ पर आसपास से रीजन में कि किसान रहते हैं, तो उसकी वजह से दिक्कतें देखने को मिलती हैं। तो ऐसी भी कई बार बातें की जाती हैं। तो आप लोग ही क्या रहे हैं, ऐसा है या फिर नहीं? आप लोग अपनी राय बता सकते हैं। स्टबल बर्निंग यानी कि जो पुआली प्रणाली जलाई जाती है, इसका फ़ायदा क्या है? एक तो जल्दी खेत साफ हो जाता है, ठीक है, तो आप लोगों को देखने को मिलता है। इसी के साथ में जो भी घास खरपतवार है उसको ये ख़त्म कर देता है, ठीक है, जो भी यहाँ पर दिक्कत दूसरे कीट पतंगे उनको मार देता है, और एक तरीके से कैन रिड्यूस द नाइट्रोजन टाइप, ठीक है। तो सही आंसर यहाँ पर क्या आप लोगों को देखने को मिलेगा? तो ये जो चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर बताई हैं, ये यहाँ पर आप लोगों के सामने दे रखी हैं, तो आंसर यहाँ पर इसका सी आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये बेसिक चीज़ें हैं, अगर पता होगा तो कोई दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी। पूसा बायोडिकम्पोजर के बारे में बात की जा रही है, तो बोला जा रहा है कि यहाँ पर एक तरीके से जो फंगी बेस्ड लिक्विड सॉल्यूशन है यहाँ पर ये प्रोड्यूस करते हैं एंजाइम, ताकि डाइजेस्ट किया जा सके सेलुलोज को, ठीक है। इसी के साथ में यहाँ पर लिग्निन, और इसी के साथ में ये है बेसिकली पेस्टिन, तो इन द पेडिस्ट्रो। इसी के साथ में डेवलप किया गया इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के द्वारा। तो कौन सी स्टेटमेंट से यहाँ पर? तो आप लोग को बी आंसर यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये सारी चीज़ें आप लोगों के लिए यहाँ पर बताई, और ये क्वेश्चन है आंसर राइटिंग का, जो कि आप लोग को अटेम्प्ट करना है, ठीक है। तो माइंड में कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए इसको लेकर। पूसा डिकम्पोजर यहाँ पर इस तरीके से आप लोगों को चीज़ देखने को मिलती है यहाँ पर, ये ठीक है, कि ये डाला और लाइफ को झींगा लाला बना डाला। ओके, तो बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। काफ़ी बेहतरीन आर्टिकल है ये, आर्टिकल बिजनेस स्टैंडर्ड के द्वारा कवर किया गया, और यहाँ पर ये सेम इसी तरीके का एक आर्टिकल आप लोगों को देखने को मिलेगा, वो इंडियन एक्सप्रेस के अंदर भी यहाँ पर कवर किया गया था, ठीक है। तो इसके बारे में मैं आप लोगों से यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ कई सारी बातें, जो कि आप लोग यहाँ पर समझ पाएंगे। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोग यहाँ पर कवर कर सकते हैं जीएस पेपर 2 के अंदर में, जो रिपोर्ट वगैरह होती है, या फिर प्रीलिम्स के अंदर भी आप लोगों से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई यहाँ पर, जिसको बोला गया यहाँ पर, जो टाइटल है उसका, वो बोला गया यहाँ पर आउटबाउंड ट्रैवल एंड टूरिज्म एन अपॉर्चुनिटी अनटैप्ड। तो यानी कि देखिए, अगर आप लोग देखिए इंडिया के अंदर में रहते हैं, ठीक है, तो अगर आप लोगों से बात की जाए कहीं घूमने जाना है, तो आप लोगों के लिए सबसे अच्छी लोकेशन आप लोग कौन सी बोलोगे आप लोग घूमने के लिए? अपने ही देश में, अपने राज्य को छोड़कर कहीं बाहर जाना है घूमने के लिए, तो सबसे अच्छी लोकेशन क्या बोलोगे? कोई नॉर्थ में पसंद करेगा, कोई साउथ में पसंद करेगा, कोई यहाँ पर एक तरीके से हो सकता है किसी आइलैंड में पसंद करे। पर लेकिन जब बात करें हमारे देश के लोग बाहर घूमने जाते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर जाकर जो खर्चा करते हैं, जो एक तरीके से वहाँ पर जाकर नहीं एक तरीके से पैसा लगा रहे हैं, तो उसके बारे में बात की जा रही है। तो ये बोला जा रहा है 2024 तक ये लगभग 42 बिलियन आप लोगों को देखने को मिलेगा। इतने लार्ज स्केल पर जो है हमारे लोग जो हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। आप लोगों को पता है हमारी पॉपुलेशन जो है दुनिया में काफ़ी लार्ज स्केल पर बाहर देखने को मिलेगी, तो उसी के चलते यहाँ पर ये रिपोर्ट प्रस्तुत की जा रही है। तो इस रिपोर्ट के बारे में आप लोगों को यहाँ पर थोड़ा सा याद रखना है। रिपोर्ट का टाइटल क्या है वो तो कम से कम याद रखिएगा। अभी ग्लोबली ये माना जा रहा है अप्रोक्सीमेटली 80 मिलियन लोग यहाँ पर
80 मिलियन, 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, ठीक है। तो 80 मिलियन हो गए यहाँ पर, यानी कि 800 लाख आप लोग यहाँ पर बोल सकते हो। तो इससे आप लोग अंदाजा लगा सकते हो कितने सारे लोग जो हैं वो यहाँ से बाहर जा रहे हैं। ठीक है, मोटे मोटे तौर पर बोल दो तो आप लोगों को 8 करोड़ लोग, ठीक है। तो कितनी बड़ी संख्या ये आप लोग इसको देख सकते हैं। तो इंडिया जो है एक तरीके से यहाँ पर मोस्ट ल्यूक्रेटिव जो आउटबाउंड टूरिज्म मार्केट बनती हुई यहाँ पर जा रही है। और इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा कई सारी कंट्री ऐसी है जहां पर हम लोग जाते हैं तो वीज़ा ऑन अराइवल मिल जाता है आप लोगों को काफ़ी आसानी से, क्योंकि लोगों को पता है अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन कहीं घूमने के लिए आता है तो वहां पर आकर वो रुकेगा भी, होटल में खर्चा करेगा, कुछ खरीदेगा भी वहां पर एक तरीके से, इसी के साथ में कुछ खाएगा पिएगा भी वहां पर। तो ये एक तरीके से ऐसी मार्केट होती है जो कि एक तरीके से काफ़ी अच्छे लेवल पर इन्वेस्टमेंट करता है अगर कोई किसी देश के बाहर से निकल कर आता है, क्योंकि उसके पास में पैसा होता है। अब मान लीजिए कोई एक ऐसा इंसान है जिसकी इनकम जो है वो 5,000 रुपये महीना कमा रहा है, उसको बोला जाए यार स्विट्जरलैंड घूम के आना है तुम्हें। स्विट्जरलैंड तो दूर की बात है, अगर वो किसी गाँव में रहता है तो वो दिल्ली जाते हुए भी एक तरीके से सोचेगा 1000 बार कि 5,000 रुपये ही हैं बस जेब में, होटल में रुकना खाना पीना कैसे काम हो पाएगा, ठीक है। तो आप लोग ऐसे समझ सकते हैं कि जिसके पास में पैसा होगा वही निकल कर बाहर जाएगा, और जो बाहर जाएगा वहां पर वो खर्चा करेगा। तो कई सारी कंट्री तो ऐसी हैं, जैसे श्रीलंका हो गया, मैंने बोला था ना अभी, वहां पर उनकी कंट्री में इतना बड़ा रोल प्ले करता है टूरिज्म कि कोविड-19 की वजह से टूरिज्म रुका तो वो घुटनों पर आ गए। यहां से अंदाजा आप लोग लगा सकते हैं। सिंगापुर हो गया आज की डेट में अगर बात करें, स्विट्जरलैंड हो गया यूरोप के अंदर में, तो दुनिया भर का पैसा खर्चा किया जाता है लोगों के द्वारा जो घूमने जाते हैं। 2021 में इंडिया के द्वारा यहाँ पर 12.6 बिलियन आप लोग देखते हैं यहाँ पर, जो अगर बात करें 2019 में था ये यहाँ पर 22। हालांकि कोविड-19 के चलते थोड़ी सी चीज़ें डाउन हुई हैं, पर लेकिन ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा डाउन हो गई है, अभी आगे फिर आप लोगों को बढ़ती नजर आएंगी। सबसे ज़्यादा जो फोकस किया गया यहाँ पर वो यूरोप के अंदर किया गया है। यूरोप के अंदर देखिए क्या होता है, अगर जापान के अंदर आप लोग विजिट करने जाते हैं तो वहाँ पर आप लोगों को काफ़ी सस्ती उनकी करेंसी देखने को मिलेगी। मतलब क्या है सस्ते का मतलब, अगर 5,000 रुपये आप लोग लेकर जा रहे हो अपनी कंट्री के, तो यहाँ पर अपनी करेंसी के, तो वहाँ पर लगभग वो आप लोगों के लिए 8,500 रुपये बन जाएंगे जापान के। यानी कि कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि उनकी करेंसी जो है हमारी करेंसी के कंपेयर में काफ़ी डाउन है। जबकि अगर यूएसए में आप लोग घूमने जाते हैं तो यहाँ से आप लोगों को लगभग 80 रुपये लेकर जाओगे, तब जाकर आप लोगों को $1 मिलने वाला है। तो इससे आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं। तो उन कंट्री में घूमना, लोग एक तरीके से अगर कुछ खरीदना है तो उन कंट्री में जाकर घूमो जहां पर हमारी कंट्री कंपेयर में चीज़ सस्ती है, क्योंकि वहां से आप लोग खरीद कर लेकर आ सकते हो। और इसीलिए कहते हैं कि उस कंट्री का एक्सपोर्ट जो है वो काफ़ी बढ़ जाता है जब उस कंट्री की जो करेंसी है वो डिवेल्युएट रहती है, यानी कि कम रहती है। यानी कि हमारी कंट्री की करेंसी जो है वो ज़्यादा ताकतवर है, ताकतवर नहीं मतलब एक तरीके से ज़्यादा एक आप लोग बोल सकते हैं वैल्यू में ज़्यादा है अगर जापान के साथ में कंपेयर करोगे। इसलिए जापान एक एक्सपोर्ट हब है, जापान एक तरीके से काफ़ी लार्ज स्केल पर एक्सपोर्ट हब आप लोगों को देख सकते हैं। तो इससे आप लोग एक अंदाजा लगा सकते हैं। यूरोप के अंदर में 20% यहाँ पर अगर बात करें जो ट्रेवल किया गया, इंडिया से अगर बात करें 10% आप लोगों को देखने को मिलेगा ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड आप लोगों को देखने को मिलेगा। कई सारे साउथ ईस्ट एशिया में भी कई सारे डेस्टिनेशन आप लोगों को यहाँ पर नजर आएंगे जहाँ पर लोग घूमने जाते हैं। अगर बाहर के देश में कहीं एक मौका मिले घूमने का तो आप लोग कौन सा देश चूज करोगे कि हाँ यार यहाँ तो कम से कम घूम के आना है, तो आप लोग बताइए जरा। तो कई सारी और चीज़ें हो सकती है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर पता चल रहा है कि ये इस देश में ये कंट्री के ये लोग घूमने जा रहे हैं, तो वहाँ पर क्या कर सकते हैं, टूरिज्म फ्रेंडली कंट्री आप लोगों को देखने को मिलती है, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसे एग्रीमेंट उस कंट्री के साथ में किए जा सकते हैं कि हम लोग एक दूसरे के साथ में कि हाँ कि हमारे देश में यहाँ से लोग आएंगे, हमारे देश के लोग वहाँ पर जाएंगे, तुम्हारे देश के लोग हमारे यहाँ पर आएंगे, तो दोनों तरीके से मिलकर काम यहाँ पर किया जा सकता है। और ऐसी कंट्री जो है उनके लिए स्पेशल फैसिलिटीज़ दे सकते हैं कि यहाँ से अगर लोग इतने सारे आ रहे हैं, अगर ये लोग आएंगे तो इनको कई सारी स्पेशल फैसिलिटीज़ मिलेगी, और ये मिलती भी है यहाँ पर। तो इससे दोनों कंट्री के लिए मिल मिल सिचुएशन होती है, तो दोनों कंट्री को फायदा होता है, तो दोनों कंट्री एक तरीके से उस चीज़ों को एंजॉय करती है। तो ये काफ़ी एक अच्छा तरीका है अगर हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं। ये काफ़ी सिग्निफिकेंस भी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। कई सारे सेक्टर में यहाँ पर काफ़ी बड़ा बूम आता है, ठीक है। सर्विस सेक्टर हो गया, फॉरेन एक्सचेंज हो गया, जब जाओगे तो आप लोग पैसा भी लोगे ना वहाँ पर, तो आप लोग इसको समझ सकते हो, ठीक है। तो एक तरीके से जो भी यहाँ पर नेशनल हेरिटेज है उनको कोई देखने आ रहा है बाहर से, कल्चर हो गई कि ऐसा आप लोग ढांचागत विकास कर रहे हैं, ठीक है। तो एक तरीके से किस चीज़ों को आप लोग रिकग्निशन यहाँ पर दे रहे हैं। कल्चर डिप्लोमेसी भी कई बार देखने को मिलती है, आप लोगों ने देखा होगा हमारी कंट्री में बुद्धिस्ट सर्किट डेवलप किया जा रहा है, तो कोई भी श्रीलंका से आ रहा है, म्यांमार से आ रहा है, चाइना से आ रहा है, तो पर्टिकुलर उस सर्किट को देखने आएगा, क्योंकि बुद्धिज्म वहाँ पर मेन रिलीजन आप लोगों को फॉलो करते हुए नजर आते हैं। हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, अलग अलग इसी तरीके से कई सारे सर्किट डेवलप कर रहे हैं ताकि यहाँ पर कल्चर को कनेक्ट किया जा सके टूरिज्म के साथ में। तो ये एक अच्छा तरीका रहता है, इससे इंप्लॉयमेंट जो रहता है वो काफ़ी लार्ज स्केल पर जनरेट होता है। आप लोग बोलोगे इसमें क्या इंप्लॉयमेंट है, सोचो कोई बाहर से अगर हमारे देश में बहुत ज़्यादा लोग घूमने आ गए
तो इससे जो कुछ ना कुछ यहाँ पर खरीदेंगे, इसी के साथ में खाएंगे भी यहाँ पर, रहेंगे भी यहाँ पर, तो एक तरीके से कहीं होटल में जॉब मिल रही है, कहीं खाना बनाने वालों की, कहीं फैक्ट्री में एक तरीके से प्रोडक्ट बनाने वालों की। अगर आप लोग कहीं घूमने जाते हो तो आप लोग कोशिश ये करते हो कि वहां से कुछ ना कुछ चीज़ ऐसी लेकर आ जाए जो कि यार यादगार रहे। होता है कि नहीं होता है, आप लोग खुद बताओ। तो उसमें इंसान ये हमेशा कोशिश करते हैं, तो इसके चलते आप लोग को हमेशा ये चीज़ देखने को मिलती है जो कि एक अच्छी चीज़ आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। तो ये चीज़ आप लोग हमेशा याद रखिए, ये एक तरीके से आप लोगों के लिए पॉजिटिव चीज़ें होती हैं कहीं ना कहीं, और उसको हमेशा सपोर्ट करना चाहिए। पर लेकिन कई बार यहाँ पर चैलेंजेस भी रहते हैं यहाँ पर, जैसे कि ढांचा नहीं रहता है। अगर आप लोग घूमने जाओगे कई जगह, कई सारी ऐसी साइट है ना, तो साफ सफाई मिलेगी वहाँ पर, उल्टी सीधी चीज़ें देखने को मिलेगी, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को बताया था ना कि दोस्त था लाल किले घूम के आया, तो वहाँ पर जो नहीं एक तरीके से कुछ पोटी वोटी पड़ी रहे, कुछ बंदर वंदर या फिर कुछ अपना कुत्ता वुत्ता कोई घूम के जाए इस तरीके से, तो उसमें वहाँ पे मजाक उड़ा रहे थे कई सारे, ठीक है। मतलब एक तरीके से कि ये देखो शाहजहाँ यहाँ आया होगा, ये किया होगा, उन्हें कई बार मजाक उड़ाता है। तो ये तो अपने ही देश के कई बार आप लोगों ने देखा होगा इस तरीके से करने लगता है यार दोस्त मजाक में। पर लेकिन सोचो जब बाहर का इंसान आता है और वो देखता है उसके माइंड पे क्या इंपैक्ट पड़ता है उस चीज़ को लेकर, तो ये काफ़ी बड़ी चीज़ यहाँ पर देखने को मिलती है जिसके ऊपर फोकस देना चाहिए हम लोग को, ठीक है। सेफ्टी और सिक्योरिटी के बारे में कई बार देखा होगा, कई सारे ऐसे फॉरेनर से घूमने आ रहे हैं, वो यहाँ पर आकर उनको लोग क्या करते हैं, उनसे ठगने की कोशिश करते हैं, ठीक है, कई तरीके से उनसे। अब वो तो मान लीजिए ठग लिए उससे मान लीजिए 2-4 हज़ार रुपए, पर लेकिन वो जैसी इमेज लेकर हमारे देश की जाएगा यार बाहर, वो आप लोग सोचो कितनी खतरनाक इमेज रहेगी। तो वो हम लोग सोचते नहीं है, हम लोग कुछ पैसों के चक्कर में अपने देश की इमेज खराब कर देते हैं। तो ये आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। इसी के साथ में यहाँ पर स्किल्ड मैन पावर नहीं रहते जो उनको सपोर्ट प्रोवाइड करा सके। जैसे मान लीजिए हमारी कंट्री में कोई ताजमहल घूमने आ रहा है, तो वहाँ पर एक प्रॉपर स्किल्ड इंसान होना चाहिए जो ताजमहल के बारे में उसको एक्सप्लेन कर सके, ठीक है, कि हाँ भाई साहब ये ताजमहल ऐसे था, ऐसे बनाया गया, इस पर्टिकुलर पर्पज से इसको बनाया गया था। तो उसके बारे में एक प्रॉपर एक बेसिक नॉलेज इंसान को होनी चाहिए। तो बहुत कम लोग ऐसे आप लोगों को देखने को मिलेंगे, तो उसके ऊपर काम करना चाहिए। यहाँ पर बेसिक एमिनिटीज़ नहीं देखने को मिलेगी, कहीं पर टॉयलेट, कहीं पर पानी की अवेलेबिलिटी, अगर बात करें थोड़ा बहुत खाने पीने की कैंटीन भी हो वहाँ पर हल्की फुल्की सी, ठीक है। इसी के साथ में जगह जगह वहाँ पर डस्टबिन रखी रहे, जो इंपॉर्टेंट जो हमारी कंट्री में लोकेशन है वहाँ पर तो मिल जाएगा, पर लेकिन इसी के ऊपर अभी काम किए जा रहे हैं। सीजन के बेस पर कई सारी चीज़ें देखने को मिलती है, सपोर्ट मिलनी चाहिए। तो इसके चलते हमारी कंट्री के द्वारा कई सारे इनिशिएटिव भी ले गए हैं। स्वदेश दर्शन स्कीम हो गया, नेशनल मिशन ऑन पिलग्रिमेज हो गया, पिलग्रिमेज रिजुवनेशन एंड जो अभी मैंने आप लोग से डिस्कस किया था ना, जो स्पिरिचुअल हेरिटेज एंड आर्गुमेंटेशन ड्राइव, जो यहाँ पर आइकॉनिक जो टूरिस्ट साइट होगी, बुद्धिस्ट ये कॉन्क्लेव देखने को मिलेगा, देखो अपना देश इनिशिएटिव, ये सारे हैं। अगर बात करें ट्रेवल और टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स में, अगर आप लोगों से कोई पूछ बैठे कल को, तो याद रखिएगा जापान, यूएसए और स्पेन आप लोगों को टॉप पर नजर आएंगे। इंडिया की जो रैंक है वो 52 पोजीशन पर आप लोगों को देखने को मिलेगी। श्रीलंका, पाकिस्तान, इसी के साथ में बांग्लादेश, नेपाल और चैड सबसे नीचे से टॉप कर रहा है। तो ये ऐसे क्वेश्चन है जहां से आप लोगों के एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से कई बार पूछे जाते हैं। बाकी पर्टिकुलर अगर अपने ही देश के बारे में हम लोग को बात करनी है, अगर कुछ लिखने के लिए आ जाए, तो टूरिज्म इंडस्ट्री जो है वो क्या रोल प्ले करती है एक तरीके से जीडीपी के अंदर में, वो सब चीज़ें। तो इंडिया टूरिज्म में अगर बात करेंगे तो 10th पोजीशन पर देखने को मिलेगा, क्योंकि हमारी कंट्री भी काफ़ी कुछ है एक तरीके से देखने वाली चीज़ें। तो यहाँ पर 10th पोजीशन पे इन टर्म ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑफ वर्ल्ड जीडीपी, यानी कि ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, हमारी कंट्री में भी टूरिज्म काफ़ी बड़ा रोल प्ले करता है। तो वर्ल्ड ट्रेवल एंड टूरिज्म काउंसिल रिपोर्ट के बारे में बात करें 2019 में, अगर आप लोग यहाँ पर देखोगे तो जीडीपी का लगभग 6.8%, टोटल इकोनॉमी आप लोग देखते हैं यहाँ पर कितना बड़ा रोल प्ले करता है। तो ये इससे आप लोग एक अंदाजा लगा सकते हैं, तो कम नहीं है यहाँ पर ये, ठीक है। तो इंडिया जो है 2021 में 40 के करीब साइट ऐसी हैं जो कि वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट के अंदर आप लोगों को देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये लोग जब यहाँ पर इंटरनेशनल लेवल पर देखते हैं ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जो कि मैंने रिसेंटली अभी आप लोगों की कवर किए, तो यहाँ से ये क्या रहेगा, लोग यहाँ पर जब भी इंटरनेशनल लेवल पर कोई इनको रिकॉग्नाइज करेगा तो लोग यहाँ से घूमने आएंगे कि देख के आते हैं यार क्या क्या है उसके अंदर में। तो इसे समझ सकते हैं। अभी यहाँ पर जैसे धोलावीरा और रामाप्पा टेम्पल आप लोगों ने देखा, लेटेस्ट अभी यहाँ पर इनको इंक्लूड किया गया, ठीक है। कहाँ पर है बताइए जरा, दोनों की दोनों कमेंट बॉक्स में डिटेल में इनको मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया है। तो इससे आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि चीज़ें बढ़ रही हैं और आने वाले टाइम में ये सेक्टर एक ऐसा है जिससे मिलियंस ऑफ जॉब क्रिएट होती है। ये माना जा रहा है कि 2029 तक इस सेक्टर से 53 मिलियन जॉब क्रिएट होने वाली हैं। ये अंदाजा लगाइए आप लोग, 53 मिलियन, ठीक है। तो यानी कि एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि एक ह्यूज अपॉर्चुनिटी है इस एरिया में आने वाले टाइम में, जिसके बेस पर आप लोग बोल सकते हैं कि आने वाले टाइम में इससे बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा अगर हम लोग इसको ढंग से डेवलप करेंगे। 39 मिलियन तो जॉब अभी हमारे देश में इससे डेवलप की जा रही है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो कि आप लोगों से क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग आइडिया रखेगा। तो ये तो बेसिक इन्फॉर्मेशन हो गई यहाँ पर इसके बारे में। बाकी एक मैं आप लोगों से यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन भी कवर कराता हूँ, रिपोर्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेते हैं।
तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा। कल को आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाए कि ट्रेवल एंड टूरिज्म जो रिपोर्ट है, ग्लोबल ट्रेवल एंड टूरिज्म रिपोर्ट किसके द्वारा प्रस्तुत की जाती है, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा यहाँ पर प्रस्तुत की जाती है। और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में पूछे भी गए अब की बार, जो कि ये पता होना चाहिए, ठीक है। इस्टेब्लिश की गई थी 1971 में, जनेवा स्विट्जरलैंड में आप लोगों को हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। इसी के साथ में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर, ये पब्लिक प्राइवेट जो कोऑपरेशन एक यहाँ पर है, जहां पर पब्लिक और प्राइवेट दोनों मिलकर काम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक तरीके से पॉलिटिशियन, बिजनेसमैन, इवन वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मीटिंग होती है। कई बार यूट्यूबर को भी यहाँ पर बुलाया जाता है, जो कि सोसाइटी पर पॉजिटिव और एक अच्छा इंपैक्ट डाल रहे हैं, जो कि काफी बड़े बड़े यूट्यूबर है, ठीक है। तो यहाँ पर अभी रिसेंटली आप लोगों ने देखा होगा भुवन बाम यहाँ पर घूमने गए थे, ठीक है। तो कई सारे ऐसे जो यूट्यूबर हैं जो कि यहाँ पर एक अच्छा मैसेज देते हैं। आप लोग बोले कि भुवन बाम कौन सा अच्छा मैसेज दे वो देखो कई सारी ऐसी मुहिम चलाई जाती है ना बैकग्राउंड में, तो सपोर्ट करते हैं कई बार उस चीज़ों को, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई प्लास्टिक खत्म करनी है, वुमेन के खिलाफ कुछ गलत चीज़ें हो रही है, ठीक है। इसी के साथ में जैसे कि अगर बात करें पैड को यूज़ करने के बारे में बात करते हैं, ठीक है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कई सारे जो अच्छे पॉजिटिव तरीके से चीज़ों को सपोर्ट करते हैं। कोविड-19 के टाइम पर मास्क यूज़ करने के लिए जो एक आप लोगों ने देखा होगा ऐड काफ़ी ज़्यादा चला, जिसमें प्राजक्ता कोहली को दिखाया गया, ठीक है, यूएन के लेवल पर। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये एक तरीके से सपोर्ट प्रोवाइड कराई जाती है यहाँ पर, ठीक है। तो आप लोग समझ सकते हैं यहाँ पर कई सारी रिपोर्ट है यहाँ पर। ये तो एक रिपोर्ट के बारे में बता दिया, कल को पूछ लेगी एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स कौन प्रस्तुत करता है, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट कौन प्रस्तुत करता है, ग्लोबल आईटी रिपोर्ट कौन प्रस्तुत करता है, ठीक है। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट इंपॉर्टेंट है, ये तो क्वेश्चन बन भी सकता है, ठीक है। ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, तो ये सारी रिपोर्ट जो है कौन प्रस्तुत करता है, ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यहाँ पर प्रस्तुत करता है, ठीक है। तो इस तरीके से कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। पूरा आर्टिकल मैंने काफी अच्छे से एक एक पॉइंट आप लोगों के माइंड में क्लियर किया। कोई भी डाउट हो तो उसको पूछना है, और इससे क्वेश्चन भी अगर मैं आप लोगों को दे दूं अब लिखने के लिए, तो आप लोग अटेम्प्ट कर पाएंगे, क्योंकि टूरिज्म इन इंडिया सिग्निफिकेंस क्या है, चैलेंज क्या है, क्या क्या इनिशिएटिव है। तो एक बड़ा ही प्यारा सा आंसर आप लोग लिख सकते हैं, कम से कम 200 से 250 शब्द में, ठीक है। तो अगर मैं क्वेश्चन इसके ऊपर दूंगा लिखने के लिए, तो आप लोग अब क्वेश्चन लिख पाओगे, आई होप की, है कि नहीं। देखता हूं कौन कौन अच्छे से लिखेगा। चलिए एक क्वेश्चन पूछ भी लेता हूं आप लोगों से, ये भी आप लोगों को अटेम्प्ट करना है। बात की जा रही है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है उसके द्वारा अगर बात करें कौन कौन सी रिपोर्ट पब्लिश की जाती है, तो बात की जा रही है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, इसी के साथ में एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट और ग्लोबल आईटी रिपोर्ट। तो सही आंसर यहां पर क्या है, ए में बोला गया 1 2 3, बी में बोला गया 2 3 4, सी बोला गया 1 3 4 और डी में बोला गया ऑल ऑफ द अबव। तो सही आंसर यहां पर क्या है, ए बी सी एफ डी, ये आप लोगों को बताना है। तो अभी मैंने काफी डिटेल में आप लोगों को बताया यहाँ पर, तो सारी की सारी रिपोर्ट आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी, और आंसर यहाँ पर इसका डी हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों को अब आंसर राइटिंग का भी तैयार हो गया। एक वैसा भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिया जो कि यहाँ पर प्रीलिम्स टाइप का, वनडे टाइप का, तो ये भी हो गया। टॉपिक आप लोग इस तरीके से तैयार करके चलो, ताकि कोई भी डाउट आप लोगों को नहीं देखने को मिले, ठीक है। फीडबैक जरूर दिया करो, लाइक डिसलाइक करके बता सकते हैं कि हाँ ये समझ में आया फिर नहीं, ताकि उसको और इंप्रूव किया जा सके, ओके। लंपी स्किन डिजीज जो है उसके बारे में आप लोगों से मैंने पहले बात की है, वो भी आप लोगों को थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा, पर लेकिन फिर से यहाँ पर ये दिक्कतें देखने को मिल रही है काफ़ी लार्ज स्केल पर। मैंने आप लोगों को बताया था कि मेरे गांव में भी अगर बात करें, जो ताऊजी हैं उनकी गाय को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिले। हालांकि अब जो है चीज़ें कंट्रोल आ गई हैं, वरना लग रहा था कि दिक्कत होगी, क्योंकि कोई दवाई नहीं है और प्रॉपर वे में, इसलिए यहाँ पर कुछ ना कुछ नहीं साधन करने की कोशिश की जा रही है कि बीमारी को कंट्रोल किया जा सके। अभी यहाँ पर इसको लेकर क्या किया गया, मुंबई पुलिस के द्वारा एक ऑर्डर जारी किया गया कि ट्रांसपोर्टेशन जो भी है कैटल्स का उसको रोका जाएगा, यानी कि जो जानवर है उनको एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाना बेचा जाए, कम किया जाएगा, ताकि दिक्कतें जो हैं उसको रोका जा सके। इसकी वजह से देखिए जो जानवर हैं वो दुबले पतले हो जा रहे हैं, उनको यहाँ पर दूध प्रॉपर वे पे नहीं दे पा रहे, तो बहुत सारी दिक्कतें देखने को यहाँ पर मिल रही है। इकोनॉमिक लॉस किसानों को काफ़ी ज़्यादा झेलना पड़ रहा है। हालांकि ये अलग बात है कि दूध जो किसानों जो यहाँ पर मिल रहा है किसानों को, उसमें कोई इसकी दिक्कत देखने को नहीं मिल रही है, पर लेकिन वैसे ओवरऑल आप लोगों को प्रॉब्लम यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा नजर आएगी, ठीक है। तो ये काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम है, इसके बारे में भी बेसिक पहले आप लोगों से बात करूँगा काफ़ी डिटेल में, ताकि आप लोग चीज़ों को समझ पाए। पर उससे पहले एक छोटा सा आर्टिकल आप लोगों से डिस्कस करूँगा जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फिर डिटेल में इसके बारे में डिस्कस करूँगा, ताकि आप लोगों के माइंड में कोई कन्फ्यूजन देखने को न मिले। एक स्कीम भी आप लोगों की कवर करा देता हूं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। कल भी हम लोगों ने एक स्कीम देखी थी, आज फिर एक स्कीम देख ले रहे हैं। तो यहां पर इस तरीके से बहुत सारी स्कीम्स भी आप लोगों की साथ साथ में कवर हो रही है। आज बात करेंगे प्रधानमंत्री जनधन योजना के बारे में। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो यानी कि पीआईबी के द्वारा ये न्यूज कवर की गई। क्यों? क्योंकि 8 साल यहां पर पूरे हो गए हैं, तो सेलिब्रेशन तो बनता है ना, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। तो इसके बारे में यहां पर बात की जाएगी।
अगर बात करें थोड़ी सी मोटी मोटी कुछ बातें यहाँ पर, प्रधानमंत्री जन धन योजना का बेसिक पर्पज क्या था, जिसके ऊपर क्वेश्चन कई सारे पूछे गए हैं, वो था फाइनेंशियल इंक्लूजन। ये शब्द आप लोगों ने कई बार सुना होगा कि फाइनेंशियल इंक्लूजन। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब क्या होता है? फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब होता है कि जन धन, यानी कि जनता का जो धन है वो अकाउंट में आना चाहिए, उनके बैंक में आना चाहिए, इसलिए उनके पास में अकाउंट होने चाहिए और उसी अकाउंट के ऊपर फोकस किया जा रहा है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन यहां पर होना चाहिए। तो ये फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब है कि हर एक इंसान के पास में एटलीस्ट अपना अकाउंट होना चाहिए। ये है इसका मतलब फाइनेंशियल इंक्लूजन का। तो माइंड में बिल्कुल क्लैरिटी रखना है कि जो फाइनेंशियल इंक्लूजन शब्द बोला गया है इसका मतलब क्या है। तो इसका मतलब है कि हर एक इंसान के पास में अपना खुद का अकाउंट होना चाहिए, ठीक है। तो बेसिक पर्पस था इसका फाइनेंशियल इंक्लूजन का। वैसे अगर इसके बारे में बात करें, बिफोर जो यहाँ पर फाइनेंशियल जो एक्सक्लूजन हुआ करता था, तो यहाँ पर लोगों की सब्सिडी उनके अकाउंट में नहीं पहुंच पाती थी, प्रॉपर एक पॉपुलेशन को टारगेट नहीं कर पाते थे। तो इसके चलते यहाँ पर बोला गया कि हर एक इंसान के पास में उसका अकाउंट रहेगा तो बहुत सारे फायदे यहाँ पर देखने को मिलेंगे। जैसे कि बात करें प्रधानमंत्री का जो अकाउंट हो गया तो जीरो बैलेंस में यहाँ पर ये निकल कर आ रहा है, ठीक है। इंटरेस्ट रहेगा जो भी डिपॉजिट आप लोग उसके अंदर डालोगे। इंटरेस्टिंग चीज जो मुझे सबसे शानदार लगती है कि एक्सीडेंटल कवर दिया जा रहा है, 1 लाख तक का कल को एक्सीडेंट हो जाता है तो आप लोगों को कवर दिया जा रहा है। लाइफ इंश्योरेंस से 30,000 तक का, मतलब क्या चाहिए जीरो बैलेंस के अकाउंट में इससे फालतू। और आप लोगों को एक कार्ड भी मिलता है, ठीक है, जो कि आप लोगों को देखने को मिलता है, एक कार्ड भी मिलेगा आप लोगों को जिसको रुपया कार्ड बोला गया है, ठीक है। तो उसको एटलीस्ट बोला गया था, हालांकि 45 डेज में आप लोगों को यूज करना है। मिनिमम बैलेंस जो है उसके बारे में बात की गई, मिनिमम बैलेंस रिक्वायर्ड, उसके ऊपर कोई कंडीशन ही नहीं है कि रखना नहीं है। नॉर्मली अकाउंट खुलाने जाओगे ना तो 4,000, 5,000, 10,000 आप लोग बोलते हैं अकाउंट रखने। तो इससे समझ सकते हैं ये सारे इस स्कीम के फीचर थे जिसने इंडिया को ट्रांसफॉर्म करके रख दिया इस पर्टिकुलर फील्ड के अंदर में। तो काफी इंपॉर्टेंट थी ये, लोगों के लिए स्कीम यहाँ पर लाई गई और दुनिया भर में ये लोगों का फाइनेंशियल इंक्लूजन कराने वाली सबसे बड़ी स्कीम बन गई थी। ये खिताब इसने जीता। तो यानी क्रेडिट, इंश्योरेंस, पेंशन, बहुत सारी चीजें यहाँ पर इसके चलते चलने लगी और जो लीकेज हो रहा था, जो यहाँ पर घपले चल रहे थे, वो भी सारे फिर यहाँ पर साइड में हो गए। ये जो स्कीम है ये 6 पिलर पर टिकी हुई है। अगर लिखने के लिए आ जाए, यूनिवर्सल एक्सेस बैंकिंग सर्विस सबको मिल गई, क्रिएशन ऑफ क्रेडिट गारंटी फंड एक ये यहाँ पर निकाल कर लाया गया, फाइनेंशियल लिटरेसी लोगों को हुई कि हाँ अकाउंट है तो उसको यूज करना है। पेंशन स्कीम जो है अनऑर्गेनाइज सेक्टर को प्रोवाइड कराई जाने लगी, झुग्गी झोपड़ी वाले, ठेले लगाने वाले, रेडी लगाने वाले। बेसिक सेविंग लोगों के अकाउंट में होने लगी, ये आप लोगों को देखने को मिला, जिसमें जिसमें यहाँ पर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी भी आप लोगों को देखने को मिलती है। माइक्रो इंश्योरेंस यहाँ पर निकल कर आया, लोगों को और ज्यादा एक तरीके से इंश्योर फील होने लगा इसके आने से। ये समझ सकते हैं पहले लोग पैसे कैसे रखते थे, पहले अमीरों के बस बैंक में अकाउंट हुआ करते थे, पर लेकिन ये ऐसी स्कीम आ गई जिसने इस पैटर्न को कंप्लीटली चेंज करके रख दिया। तो अप्रोच क्या चलेगी, अब फिलहाल तो हम लोग और अच्छे लेवल पर चल रहे हैं, डिजिटल बैंकिंग के ऊपर बात कर रहे हैं, ऑनलाइन बैंकिंग के बारे में बात कर रहे हैं। हर घर का फोकस होना चाहिए, एवरी जो अनबैंक्ड को बैंक में लेकर आना है, ये फोकस यहां पर निकल कर आया। केवाईसी को ई केवाईसी में कन्वर्ट कर दिया, रुपए कार्ड दे दिया, 1 लाख से 2 लाख उसको एक्सटेंशन कर दिया। अभी रिसेंटली आप लोगों ने देखा होगा, इसी के साथ में रुपए कार्ड तो दुनिया भर में बांटे जा रहे हैं आज की डेट में। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी दे दी यहाँ पर, जो 60 से लेके 65 साल के लोग हैं। जनधन ऐप जो यहाँ पर दर्शक लाया लोगों को और ज्यादा चीजें प्रोवाइड कराने के लिए। तो इतने सारे काम जो है वो इसी स्कीम के तहत आप लोगों के सामने निकल कर आए। यानी कि ये एक स्कीम काफी शानदार है। तो इसकी वजह से फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ा, बैंकिंग सिस्टम के अंदर लीकेज जो था वो खत्म हो गया, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर लोगों को पहुंचने लगा, यूपीआई में ट्रांजैक्शन बढ़ गया, रुपए कार्ड में ट्रांजैक्शन बढ़ गया। ये अचीवमेंट है इस स्कीम के। अगर कोई आप लोगों से कल को पूछे तो ये अचीवमेंट गिना सकते हैं। फाइनेंशियल इंक्लूजन तो वर्ल्ड बैंक ने बोला कि भाई साहब क्या काम कर दिया है। वर्ल्ड बैंक बोल रहा था यहाँ पर कि इंडियन गवर्नमेंट को कि आपका चुम्मी लेने का मन कर रहा है जो काम आप लोगों ने किया उसके लिए। मानी कि एक तरीके से अप्रिशिएट किया गया शानदार तरीके से। घर वाले अब मेरा बच्चा माथा चूम लेते हैं, क्या काम किया यार, मजा आ गया, दिल सीना चौड़ा कर दिया, क्या सिलेक्शन लिया भाई साहब, टॉप कर दिया, वो वाली बातें यहाँ पर। तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो इसके चलते काफी सारी चीजें सामने निकल कर आई और फाइनेंशियल इंक्लूजन, एक्सेस और यूजेस, वो की डायमेंशन जो इनके द्वारा करी गई वो काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पर देखने को मिली। तो ये सारी चीजें हैं। इसके बारे में कुछ और बातें अगर आप लोग देखें तो स्लाइड मैंने बहुत सारी डाल दी हैं, बहुत सारी एक्स्ट्रा चीजें मैंने डाल दी हैं इसके अंदर, ताकि कोई दिक्कत आप लोगों को देखने को न मिले, आप लोग इनको अच्छे से एंजॉय कर सको कि और भी क्या क्या यहाँ पर कि क्या क्या काम किए गए एज ग्रुप में, एजुकेशन में, इनकम में, जो यहाँ पर वुमेन और वुमेन में एक अच्छे खासे लेवल पर यहाँ पर लोगों को इस पर्टिकुलर कैटेगरी के अंदर में डाला गया। वर्ल्ड वाइड जो आप लोगों को देखने को मिल रही है एज, और अपनी कंट्री में आप लोगों को देखने को मिल रही है, उसमें चीजें दिखाने की कोशिश की जा रही है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर अगर बात करें तो एक अच्छे लेवल पर पॉजिटिव इंपैक्ट डालती हुई ये स्कीम आई। इंडिया जो है फाइनेंशियल इंक्लूजन में काफी आगे बढ़ता हुआ यहाँ पर नजर आया।
वर्ल्ड बैंक के द्वारा भी यहाँ पर इसके ऊपर बातें की गई, जो मैंने अभी आप लोगों को बताया। क्रेडिट जो है वो काफ़ी लार्ज स्केल पर आया भी बैंकों में, ऐसा नहीं कि ऐसे ही पड़ रहे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, ये डेटा है कुछ आप लोगों के सामने, रटना नहीं है, ये ऐसा डेटा है जो कि ऊपर नीचे होता रहता है टाइम के बेस पर, तो हल्का सा आइडिया आप लोगों को रखना है। वैसे फाइनेंशियल इंक्लूजन की अकेली स्कीम नहीं है। अगर आप लोगों से बात करूं, प्रधानमंत्री जनधन योजना, डिजिटल आइडेंटिटी आधार कार्ड के बारे में बात करें, नेशनल सेंटर फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन, इसी के साथ में सेंटर फॉर फाइनेंशियल लिटरेसी, एक्सपेंशन ऑफ द फाइनेंशियल सर्विस, रुपए सेमी अर्बन, ये सब चीजें, प्रमोशन ऑफ डिजिटल पेमेंट लिखने के लिए आ जाए तो ये एक्स्ट्रा पॉइंट है आप लोगों के सामने, जिनको देखकर आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं करना है। ठीक है, तो ये है बेसिक चीजें। अगर कंफ्यूजन हो तो उसको थोड़ा सा दूर रखिएगा, क्योंकि कंफ्यूजन जितना पास आता है उतनी ही जिंदगी जो है वो दिक्कत में आती है। ये एक पर्टिकुलर इंडेक्स है जो आप लोगों से कई बार पूछा जाता है, तो बात की जा रही है फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स के बारे में आप लोगों को बताना है। तो बोला गया कि एनुअल फाइनेंशियल जो इंक्लूजन इंडेक्स है वो मेजर करता है एक्सिस, जो बास्केट है उसके बारे में बताता है कि एक तरीके से फॉर्मल फाइनेंशियल जो प्रोडक्ट है, ठीक है, इसी के साथ में जो सर्विस प्रोवाइड कराई जा रही है, इसमें सेविंग, रेमिटेंस, क्रेडिट, ये सारी चीजें, उसके बारे में यहाँ पर चेक करता है। तो परफॉर्मेंस जो है उसको चेक करते हैं यहाँ पर। तो याद रखिएगा यहाँ पर पब्लिश किया जाता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जुलाई के अंदर में। एटलीस्ट इतना तो याद रखिएगा कि ये कौन प्रस्तुत करता है, फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स। तो यहाँ पर वर्ल्ड बैंक बोल देंगे, IMF बोल देंगे आप लोगों का दिमाग खराब करने के लिए, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पर काम करता है। फाइनेंशियल सर्विस जो यहाँ पर कितनी एक्सेस हो रही है, कितना यूज कर पा रहे हैं लोग, इसी के साथ में क्वालिटी क्या है उसके बारे में यहाँ पर 3 डायमेंशन देखता है, यानी कि आप लोगों को जो चीजें मिल रही हैं वो किस लेवल की मिल रही हैं, तो ये चेक यहाँ पर इनके द्वारा किया जाता है, उसके लिए सिस्टमेटिकली यहाँ पर काम किया जाता है। तो ये है बेसिक चीजें जिसको लेकर आप लोगों को समझना है। ठीक है, फाइंडिंग्स क्या है यहाँ पर कुछ बता रखी है, यहाँ पर रटनी नहीं है, क्योंकि बताया कि हर जुलाई के महीने में आप लोगों को चेंज होता हुआ नजर आता है। तो अभी बताया गया है कि यहाँ पर जो फाइनेंशियल इंक्लूजन है इंप्रूव है 56%, ये 2021 के कंपेयर में हर साल ये बढ़ता हुआ आप लोगों को नजर आता है। ठीक है, तो ऑल इंडेसेस जो एक्सेस, यूजेज और इक्वलिटी जो है उनमें इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है, तो ये अच्छी बात आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। और जब फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ता है तो जो आप लोगों को देखने को मिलेगा, भुखमरी यहाँ पर जो है वो कम होती है, पुअर्टी कम होती है, हेल्थ बढ़ती है, जेंडर इक्वलिटी क्योंकि महिलाओं के लिए भी अकाउंट है, डिसेंट वर्क क्योंकि उनको प्रॉपर अकाउंट में पैसा मिल जाता है, इनोवेशन आते हैं यहाँ पर, और इनइक्वलिटी रिड्यूस होती है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स जो टोटल 17 है उसमें से 7 सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स जो है यहाँ पर वो फाइनेंशियल इंक्लूजन के ऊपर काम करते हैं, यहाँ पर कहीं ना कहीं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में उसके साथ में कनेक्टेड है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, तो कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो कंफ्यूजन को दूर करके आगे बढ़ना है। क्वेश्चन का आंसर मैं नहीं बताऊंगा, आप लोगों से क्वेश्चन का आंसर दिलवाऊंगा और गलत करके दिखाना, देखे गलत भी कर दोगे कि आप लोग, ऐसा भी इस तरीके से पढ़ाया जाएगा कि आप लोग गलत करके दिखाओ। ठीक है, प्रधानमंत्री जनधन योजना पढ़ो, यूपीएससी के द्वारा 2015 में पूछा गया। बोला जा रहा है किस लिए है, होम लोन प्रोवाइड कराने के लिए, वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए, फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए, प्रोवाइड फाइनेंशियल हेल्प टू द मार्जिनलाइज कम्युनिटी। सही आंसर बता दीजिए, मुझे आंसर देने की जरूरत नहीं है, देखता हूं कौन कौन सही आंसर देता है। ठीक है, एक और क्वेश्चन आप लोगों के लिए फ्रेम किया गया, यहाँ पर बोला जा रहा है कंसीडर द फॉलोइंग पेयर विद रेफरेंस टू 3 डायमेंशन, जो फाइनेंशियल इंक्लूजन के बारे में बात की जा रही है, बोला ना एक्सेस, क्वालिटी और इसी के साथ में यूजेज के बारे में बात की जा रही है। तो कौन सा सही है यहाँ पर, ये 45% है, ये 20 है और ये 35 है। स्लाइड जाकर देख लेना एक बार, जो अभी मैंने आप लोगों को बताई है कि क्या क्या यहाँ पर देखने को मिल रहा है। पहला बोला गया 45, फिर 20, फिर 35, यहाँ पर ये है 35, ये 45 और ये 20। तो इससे आप लोग अंदाजा लगा लो आंसर क्या सही है। तो सही आंसर आप लोगों को बताना है, पीपीटी में सारे आंसर मिल जाते हैं, मैं बोल रहा हूँ आप लोगों को टेंशन नहीं लेनी है। तो पूरा का पूरा टॉपिक जो है इस तरीके से तैयार करना है कि कहीं पर भी कोई भी कंफ्यूजन जो है वो आप लोग को देखने को न मिले। सारी चीजें आप लोगों को एक एक कर बता दी, और फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो उसको यहीं पर ही रख के जाना, साथ में लेके नहीं जाना। अगर यहाँ आकर भी कंफ्यूजन जो है साथ में लेकर चले गए तो फिर यहाँ आने का फायदा है क्या हुआ, फिर क्या फायदा हुआ यहाँ पर आने का, भाई साहब ये बताओ। ठीक है, तो इसलिए कंफ्यूजन को साइड में रख के जाना है। कैसा लगा आर्टिकल जरूर बताना फीडबैक देकर। उसी के साथ में रिकॉल कर लेना यार, ये कई दिनों से बोल नहीं रहा हूं, आप लोग लग रहा है कर भी नहीं रहे। जैसे ही लेक्चर कंप्लीट होता है, जैसे ही टॉपिक कंप्लीट होता है, चाहो तो टॉपिक को पॉज कर भी आप लोग रिकॉल कर सकते हो कि क्या क्या हम लोगों ने डिस्कस किया है। अगर चीजें लंबे समय तक याद रखनी है, अपना मेमोरी फॉर्मेशन करना है, तो एक छोटी सी प्रैक्टिस अपनी जिंदगी का पार्ट बना लो। तो जिंदगी में पार्ट बना डाला तो लाइफ झींगा लाला, यानी कि लाइफ में आसानी हो जाएगी बहुत सारी चीजों की। तो ये काम आप लोगों को जरूर करना है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट आर्टिकल जो आप लोगों का है ये है लंपी स्किन डिजीज के बारे में। तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ये जो बीमारी है अभी रिसेंटली बहुत सारे राज्यों में फैल चुकी है। गुजरात में बहुत सारे इसके द्वारा जानवरों की जान ली गई, अभी राजस्थान उत्तर प्रदेश में भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो पहले इस पर्टिकुलर जो बीमारी के बारे में हम लोग बात करते हैं, इसके बाद में फिर अब जो नया अपडेट है अभी वो मैं आप लोगों को बताऊंगा एक एक करके, ताकि आप लोग चीज़ों को अच्छे से कनेक्ट कर पाएँ।
ये जो आर्टिकल है ये डाउन टू अर्थ का आर्टिकल है। अगर आप लोग एक किसान परिवार से आते हैं तो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा ये, खासकर इंटरव्यू के अंदर भी आप लोगों से यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर एक पर्टिकुलर बीमारी के बारे में बात करूंगा जिसकी वजह से कई सारे जानवरों की डेथ होती है, अभी नजर आई देश के अंदर में। बोला गया 39 एनिमल जो है वो अभी गवर्नमेंट के जो यहाँ पर जो डेथ उनकी डेथ हो गई है, ये यहाँ पर अभी देखने को मिला, गवर्नमेंट के द्वारा बताया गया। यूपीएससी प्रीलिम्स जीएस पेपर 3 में इसी के साथ में आप लोग यहाँ पर बीमारी के बारे में बात कर सकते हैं, जीएस पेपर 2 में हेल्थ के बारे में बात कर सकते हैं, एग्रीकल्चर इन सब चीज़ों के बारे में जीएस पेपर 3 में भी आप लोग बात कर सकते हैं। तो यहाँ पर 2 और 3 दोनों पेपर आप लोग यहाँ पर आ जाएंगे। अभी हुआ क्या, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। एक पर्टिकुलर बीमारी है जिसको बोलते हैं एलएसडी यानी कि इसको बोलते हैं यहाँ पर बेसिकली लंपी स्किन डिजीज। तो जो यहाँ पर ये लंपी स्किन डिजीज है, अभी हमारे देश में 1229 कैटल अक्रॉस द 5 डिस्ट्रिक्ट जो है ये गुजरात के अंदर में अभी अफेक्टेड पाए गए इस बीमारी की वजह से। और ये एक ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से इन्फेक्शन फैलता जाता है और एक वायरल डिजीज है। तो कई बार आप लोगों से बीमारी के बारे में जब पूछा जाता है तो बोला जाता है बैक्टीरियल है, वायरल है या फिर फंगस की वजह से हो रही है। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये जो बीमारी है ये जानवरों में लगती है और ये एक वायरल डिजीज है। 39 के करीब एनिमल जो है ये यहाँ पर बताया गया, अभी कई सारे एरिया में इनकी डेथ हो गई है। कहां पर 6 जो काऊ 6 गाय की डेथ हो गई है कच्छ डिस्ट्रिक्ट के अंदर में, 8 जामनगर में, 21 द्वारिका में और 4 पोरबंदर में। तो ये मैं आप लोगों को ओनली गुजरात का डेटा आप लोगों को बता रहा हूं जहां पर ये सिचुएशन अभी देखने को मिली है। तो इसके ऊपर काम करना जरूरी है, वरना आने वाले टाइम में दिक्कतें देखने को मिल सकती हैं, क्योंकि हमारा देश जो है इन चीजों के ऊपर काफी ज्यादा डिपेंडेंट है। जो भी यहाँ पर हमारे जानवर होते हैं, खासकर एक जो अगर बात करें जो फार्मर का परिवार होता है तो उनके लिए तो ये गहना होते हैं। अगर जानवरों को कुछ हो जाए तो ये समझो कहानी खत्म हो जाती है। आप लोगों को मैंने बताया था कुछ दिनों पहले कि हमारे घर में एक भैंस थी, उसकी डेथ हो गई थी। तो ये ऐसे इश्यूज देखने को मिलते हैं, ऐसा लगता है कि घर का कोई मेंबर चला गया है, बिल्कुल वो वाली फीलिंग आती है जब किसानों के घर में से कोई जानवर जाता है। तो अब ये जो बीमारी है, इस बीमारी के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। आप लोगों को थोड़ा सा डॉक्टर बनाता हूँ, इस बीमारी के बारे में कुछ बातें पता होनी चाहिए, किसी को देखने को मिले तो आप लोग सजेस्ट भी कर सकें। ये जो बीमारी है कि स्किन बीमारी है, और ये जो परिवार है इस बीमारी का जहां से निकल कर आती है जो डिजीज, ये वायरस की वजह से होती है तो वायरल बीमारी है। और पॉक्स वर्डे ये एक परिवार है, जिस परिवार से निकल कर आती है उसको पॉक्स वर्डे बोलते हैं। तो यानी कि ये वायरस का परिवार है जहां से ये बीमारी निकल कर आती है। और इसी के साथ में यहाँ पर बेसिकली बात की जा रही है निथलिंग वायरस, ये है वायरस का नाम, जो कि आप लोगों से एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। यानी कि ये होता क्या है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा हमारी बॉडी के ऊपर में फुंसियाँ हो जाती हैं, फुंसियाँ फूटती हैं, फिर उसमें से मतलब जो कुछ कहीं कई कलर का आप लोगों ने देखा हो, कई बार मुआद हो जाती है, ठीक है, उसमें से ब्लड निकलता है। तो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा चट्टे से हो जाता है और फिर ये इस तरीके फफूंदी होकर ये फूटते हैं तो ये गलने लगते हैं, फिर तो ये बीमारी यहाँ पर देखने लगती है। तो ये जो वायरस है ये है नथलिंग वायरस, जिसकी वजह से यहाँ पर ये दिक्कतें देखने को मिलती है और ये जानवरों की जान जाती है। ये वायरस एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचता कैसे है, यानी कि इसका वेक्टर क्या है, स्प्रेड कैसे होता है यहाँ पर। तो ये एक तरीके से जो ब्लड लेने वाले जो एक तरीके से नहीं, जो यहाँ पर जो इंसेक्ट्स होते हैं, जैसे अगर कोई वायरस मच्छर या कोई वायरस चूहे के अंदर में है तो चूहे ने जो है बेसिकली मच्छर ने जो है चूहे को काटा, ठीक है, चूहे जो है फिर यहाँ से कहाँ पर आ गया, वो यहाँ पर मच्छर ने चूहे को काटा और फिर मच्छर जो है या फिर मक्खी जो है वो वहां पर उस वायरस को लेकर इंसानों तक आ गई, हमारे खाने पर बैठ रही है या फिर हमको काट रहे हैं। तो ये वेक्टर होता है एक तरीके से जो बीमारी को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाने का काम करते हैं। तो यहां से काफी ज्यादा प्रॉब्लम यहां पर निकल कर आती है। तो ये हम लोगों को इसके चलते जो मच्छर जनित बीमारी होती है वो काफी लार्ज स्केल पर इंपैक्ट डालती है और ये फिर आगे चलकर एक जूनोटिक बीमारी हो जाती है। जूनोटिक बीमारी वो बीमारियां होती हैं जो कि जानवरों से इंसानों में फैलती हुई नजर आती हैं। पहले जानवर थी, अब इंसानों में फैल गई और अभी बहुत सारे ऐसे केसेस देखने को मिल रहे हैं जिसमें हम लोग को जूनोटिक बीमारी के बारे में बातें करते रहना पड़ता है। तो यहाँ पर ये इसका वेक्टर के बारे में मैंने अभी आप लोगों से बातें की। तो यहाँ पर जहाँ पर ज़्यादा हाई टेम्परेचर और जो ह्यूमिडिटी होती है, यानी कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा तापमान होता है और आर्द्रता होती है, तो वहाँ पर ये इसके एसोसिएटेड फैक्टर हैं, ये बीमारी और ज़्यादा फैलेगी। वहाँ पर ओरिजिन कहाँ से हुआ अगर पूछा आप लोगों से, तो यहाँ पर जाम्बिया में 1929 में पहली बार इस बीमारी के बारे में पता चला। हमारे देश में सबसे पहले कहां पर पता चला, तो उड़ीसा राज्य के अंदर में 2019 में सबसे पहले पता चला। और ये स्टेटमेंट देकर क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं ऐसे, ठीक है। आज की डेट में लगभग 15 से ज्यादा राज्य में ये फैल चुकी है 16 महीने के अंदर में बीमारी, और फैलती ही जा रही है। सिम्टम्स मैंने अभी आप लोगों को बताया, कुछ ऐसे स्किन पर चट्टे हो जाएंगे और ये फिर आगे चलकर ये पकने लगते हैं और पकने के बाद में फिर यहाँ पर ये फूट कर ये गलने लगते हैं
और स्किन जो होती है, अगर आप लोग बात करें यहाँ पर जो आप लोगों ने देखा होगा कई बार कि यहाँ पर उठा उठा हो गया इस तरीके से, तो पहले जैसे गर्दन पे आप लोग यहाँ पर दिख रहा है उठा उठा हो गया, तो इस तरीके से यहाँ पर कुछ उभरा उभरा हो जाएगा और पूरा अगर आप लोग देखेंगे कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। फिर इसका मुंह खुल जाएगा अंदर से, ठीक है, तो फिर वो वहां पर गलने लगते हैं। तो ये पूरी बॉडी इस तरीके से बर्बाद करती है जानवरों की, और जानवर जो है एक तरीके से इसको सहन नहीं कर पाते हैं और फिर उनकी डेथ हो जाती है। अगर पूछा जाए क्या यहाँ पर ये कितनी ज्यादा डेथ होने वाली है, तो उसके बारे में भी आप लोगों से बात करूंगा। आप लोगों को दो शब्द बताता हूं जो कि आप लोगों के नए शब्द डिक्शनरी में भी ऐड हो जाएंगे। मोर्टेलिटी के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, और दूसरा यहाँ पर मोर्बिडिटी। तो मोर्टेलिटी और मोर्बिडिटी में क्या डिफरेंस है, अगर मैं आप लोगों से पूछूं, वीडियो को पॉज कर आप लोग आंसर दीजिए, उसके बाद में फिर एक्सप्लेनेशन सुनिएगा। दो शब्द हैं जो कि कई बार इंटरचेंजेबली यूज कर लिए जाते हैं लोगों के द्वारा कि हाँ एक ही शब्द है, कि हाँ एक ही बात है, पर ऐसा होता नहीं है। तो मोर्बिडिटी का मतलब ये होता है कि अनहेल्दी, यानी कि आप लोगों ने सुना होगा कोविड-19 के टाइम पर कि वो इंसान को और ज्यादा बीमारी फैल रही है, जिसको दूसरी बीमारी है, यानी कि ऑलरेडी वो अनहेल्दी है, उसको कोविड-19 की बीमारी लग गई, तो उस इंसान का राम नाम सत्य हो गया, यानी कि उसकी डेथ हो गई। तो ये एक तरीके से मोर्बिडिटी जो ऑलरेडी अनहेल्दी है उसके अंदर देखने आप लोगों को बेसिकली जो अनहेल्दी पर्सन की सिचुएशन होती है वो मोर्बिडिटी होती है, ठीक है। तो मोर्बिडिटी जो है अगर बात करें आप लोग, ये एक तरीके से उसमें और ज्यादा लोगों को बीमारी पकड़ने के चांसेस होते हैं, यानी कि ऑलरेडी ऐसा परिवार जहां पर बीमारी के घर बना हुआ है, बहुत सारे लोग बीमार हैं, तो मोर्बिडिटी जो होगी वो और ज्यादा उसको बढ़ाती हुई नजर आएगी। और मोर्टिलिटी का मतलब तो है कहानी खत्म होगी, यानी कि ये इसका नेक्स्ट वर्जन होता है, ठीक है, यानी कि ये तो है स्टार्टिंग वर्जन और ये है इसका अंतिम, यानी कि अंतिम संस्कार हो गया, तो मोर्टिलिटी इंसान की डेथ हो गई। तो लंबे समय तक जिसको कोई मोर्बिडिटी है, बीमारी है, अनहेल्दी है, तो उसकी डेथ हो जाती है, तो ये आप लोगों को मोर्टिलिटी देखने को मिलेगा। तो यहां पर मोर्टेलिटी के बारे में बात कर रहा हूं, यानी कि मोर्टिलिटी का रेट क्या है। तो मोर्बिडिटी जो है अगर बात करें वो वेरी करती है कि 2 से लेकर यहां पर 45% तक यहां पर देखने को मिल सकती है, पर लेकिन मोर्टिलिटी जो है वो लेस देन 10 है, यानी कि इस बीमारी के होने की वजह से ये जो अनहेल्दी हो जाते हैं वो तो 2 से लेकर 45% तक हो जाते हैं, वरना जानवर ठीक भी हो जाते हैं। पर लेकिन जो यहां पर डेथ होती है, अगर 100 जानवरों को ये बीमारी हो रही है तो 10 की लगभग डेथ हो जाती है। तो ये इस तरीके से बीमारी आप लोगों को देखने को मिलेगी। और जो और ज्यादा खतरनाक इस बीमारी को बनाता है वो है नो ट्रीटमेंट, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, बस वो ये कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। बोलता हूं ना, मास्क लगा लो, तो मास्क लगाना प्रिवेंट करना है, बाहर से आओ तो हाथ धुल लो, तो वो प्रिवेंट करना है। तो प्रिवेंट आप लोग कर सकते हैं और इसको कंट्रोल कर सकते हैं वैक्सीनेशन के थ्रू। और वैक्सीनेशन और मेडिसिन में डिफरेंस आप लोगों को बताया था मैंने। वैक्सीनेशन होती है जो बीमारी होने से पहले दी जाती है, जैसे कोविड-19 का वैक्सीनेशन मिला, आप लोगों को मेडिसिन नहीं मिला है। वैक्सीनेशन आप लोगों को कोई बीमारी फ्यूचर में ना उसके लिए दी जाती है, और मेडिसिन तब दी जाती है कि बीमारी हो चुकी है, अब आप लोग मेडिसिन ले लीजिए। तो यहां पर वैक्सीनेशन काम करती है प्रिवेंशन का और मेडिसिन काम करती है क्योर का, यानी कि वैक्सीनेशन काम करती है चीजों को, बीमारी को होने से रोकने का, और मेडिसिन काम करती है अगर बीमारी हो चुकी है तो उसको सही करने का। तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, वैक्सीनेशन इज बेटर देन मेडिसिन, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। इंप्लीकेशन क्या है, एक तो सबसे ज्यादा बड़ी बात तो ये है, किसान जो है वो जैसे तैसे, कई सारे लोग ऐसे हैं जो दूध बेचकर अपना काम चलाते हैं, कल को चलकर जानवर था घर में, उसकी डेथ होगी तो इकोनॉमिकली एक काफी इंपैक्ट डालेगा एक किसान परिवार की फैमिली पर, अगर एनिमल की ऐसे डेथ हो जाती है, ठीक है। वो तो आप लोग यहां पर देखने को मिलेगा, नॉर्मल चीजें बताइए मैंने, ठीक है। इसी के साथ में यहां पर अगर आप लोग बात करें, ये जो स्किन है उसको तो बर्बाद करती है, कमर्शियल वैल्यू जो है एक तरीके से वो भी आप लोगों को देखने को मिलेगी, यानी कि जो डिजीज है यहां पर वो जानवरों को तो बर्बाद करती है, साथ ही साथ में किसानों को भी काफी ज्यादा इंपैक्ट डालकर यहां पर जाती है, जो कि हम लोगों को बात करनी चाहिए इसके बारे में, और इसको रोकने के सारे प्रयास हम लोगों को करने चाहिए। ये छोटी सी स्लाइड है जो आप लोगों के लिए डाल दी गई यहाँ पर इस बीमारी के लिए पर्टिकुलर, जैसे 28 डेज में यहाँ पर पूरा इस बीमारी का पता चलता है, पर लेकिन फिर भी थोड़े थोड़े सिम्टम जो है 6 से 9 डेज में पता चलने लगते हैं। ये जो बीमारी फैलती है बफेलो काऊ में आप लोगों को सब जगह देखने को मिलेगी, जो खासकर काफी ज्यादा इंपैक्ट डालती है, और ये यहाँ पर वेक्टर देखने को मिलेंगे, मक्खी हो गई, मच्छर हो गए, ये जिसकी वजह से यहाँ पर फैलती है, ठीक है। तो ये बेसिक चीजें हैं। इसके बारे में अगर बात करें तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक काफी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि यहाँ पर बेसिकली इसके बारे में बात करती है, क्योंकि अगर जानवरों की दिक्कत हो रही है तो आप लोग समझिए यहाँ पर बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे खाने के यूज करते हैं जो जानवरों से निकल कर आते हैं। तो एक ऑर्गेनाइजेशन भी आप लोग यहाँ पर कवर करा देता हूँ, जो कि यहाँ पर इस बीमारी को कैसे कंट्रोल करना है दुनिया में, उसके बारे में बात करती है। तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, तो FAO इसको बोलते हो, ये बनाई गई थी 16 अक्टूबर 1945 में, क्यूबिक कनाडा के अंदर इसको बनाया गया था, पर लेकिन हेडक्वार्टर आप लोगों को इसका इटली रोम के अंदर देखने को मिलेगा। यूनाइटेड नेशन की एक ऐसी एजेंसी है जो कि यहाँ पर इस पर्टिकुलर मुद्दे के ऊपर बात करती है कि लोगों को खाना पीना मिलता रहना चाहिए, तो लेट देयर बी ब्रेड, तो ये बात करती है। और एक काफी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट इसके द्वारा रिलीज की जाती है,
और रिपोर्ट काफी इंपॉर्टेंट है, अभी देखा होगा कई सारे क्वेश्चन भी ऑर्गेनाइजेशन से बने एग्जाम में और रिपोर्ट भी पूछी जाती है। तो ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट जो है वो यहीं से निकल के आता है। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि आप लोग अपनी जो है उसको इंक्लूड करके चल सकते हो। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं आप लोगों से, तो कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए। तो ये पूरी बीमारी और इसके बारे में पूरी सारी चीजें हम लोगों ने कवर कर ली, ठीक है। एक्सटेंडेड वर्जन क्या है इस आर्टिकल का, यहां तक आप लोगों ने सुना कि इसकी कोई दवाई नहीं है, पर लेकिन अभी यहां पर इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ने मिलकर अभी यहां पर बात की जा रही है कि इंडिजिनसली डेवलप की जा रही है लंपी प्रो वैकिंड, यानी कि एक तरीके से वैक्सीन का, और IND है मतलब इंडिया का। तो ये लंपी स्किन डिजीज के साथ में लड़ने का काम करेगी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एक ऐसी चीज़ है जिसको लेकर एक खतरनाक माहौल क्रिएट हो गया था ऑल ओवर इंडिया के अंदर में, जहाँ जहाँ भी किसान परिवार थे, क्योंकि उनकी रोजी रोटी होती है उनके जो जानवर एक परिवार का पार्ट माना जाता है। वैक्सीन जो है वो डेवलप की जा रही है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के द्वारा। इसी के साथ में नेशनल रिसर्च सेंटर जो इसका आप लोगों को हिसार हरियाणा में देखने को मिलेगा, और यहाँ पर है इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये बेसिकली आप लोगों को यहाँ पर इजात नगर यूपी के अंदर देखने को मिलेगा। ये यहाँ पर मिलकर इस दवाई को डेवलप की जा रही है जो कि अभी लॉन्च की जाएगी आने वाले टाइम में। इसका टारगेट ये लगा रहे हैं, एक शब्द यहाँ पर लिखा गया, इसका नाम है, इसको बोला गया बेसिकली होमोलोगस। इसका मतलब होता है एक मुसीबत। ये एक मुसीबत है जो कि अब तक आप लोगों को देखने को मिल रही है। तो इससे जानवरों को प्रोटेक्ट करने के लिए जो वायरस है यहाँ पर LSD वायरस, तो ये यहाँ पर जिसको लंपी स्किन डिजीज वायरस बोलते हैं, अब उससे यहाँ पर बचाया जाएगा। तो ये काफ़ी खतरनाक बीमारी है इस वायरस की जो वजह से हो रही थी। तो आने वाले टाइम पर यहाँ पर जो भी आने वाले टाइम पर जहाँ जहाँ पर भी जो जानवर या फिर गायें इसकी वजह से प्रॉब्लम फेस कर रहे थे, उनको इस पर्टिकुलर बीमारी से बचाया जा सकेगा। तो ये एक तरीके से थम्स अप आप लोग बोल सकते हैं यहाँ पर इन इंस्टीट्यूट को, कितना शानदार काम यहाँ पर कर रहे हैं कि हमारे देश में किसानों को एक राहत की सांस देखने को मिलेगी आने वाले टाइम में जल्दी ही। दोस्तों, दुनिया में जो भी काम पहली बार हो रहा है उसके ऊपर हमेशा आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर जो आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो है नॉर्वे के बारे में। पहले आप लोग नॉर्वे की लोकेशन देखिए अपनी कंट्री कंपेयर में, यहाँ पर आप लोगों को नॉर्वे देखने को मिलेगा। तो एक ऐसी कंट्री है जहाँ पर आप लोगों को जो भी इंडेक्स के बारे में बात करते हैं डेवलपमेंट के या ह्यूमन की लाइफ को अच्छा करने के लिए, सारे इंडेक्स आप लोगों को अच्छे देखने को मिलते हैं। एक क्वेश्चन मैं पूछूंगा नोबेल प्राइज़ के बारे में, आप लोगों ने कई बार पढ़ा है, मैंने वीडियो बना रखी है नोबेल प्राइज़ के बारे में, उनके बारे में जाकर आप लोग जरूर देखिएगा। आप लोगों को ये बताना है कि नॉर्वे और स्वीडन कौन कौन है जो यहाँ पर नोबेल प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और कौन सा नोबेल प्राइज़ जो है वो किसके द्वारा दिया जाता है। क्या फिनलैंड भी इन्वॉल्व है या फिर यही काम करते हैं? तो क्वेश्चन का आंसर जरूर दीजिएगा। अभी नेक्स्ट लेवल का काम करने जा रहे हैं यहाँ पर नॉर्वे। क्या कर रहे हैं कि वर्ल्ड का पहला ओपन एक्सिस, ये है कार्बन कैप्चर्ड एंड स्टोर, यानी कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको कैप्चर करेगा और इसको स्टोर करेगा यहाँ पर। तो ये एक तरीके से ऑन द नॉर्थ जो सी कोस्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा उसके बारे में बात की जा रही है, ठीक है। ये है यहाँ पर नॉर्थ सी, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। नॉर्वे के जस्ट नीचे जब आप लोग आएंगे तो नॉर्थ सी आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर इसको स्टोर किया जाएगा। तो इससे क्या होगा, कार्बन एमिशन जो है वो काफ़ी कम होगा, अच्छे से हैंडल किया जाएगा। कैसे उसको सेफली हैंडल करना है, कैसे स्टोर करना है और कैसे ट्रांसपोर्ट करना है, पूरा फोकस दिया जाएगा। इनका फोकस इस पर है कि कैसे रिड्यूस करना है कार्बन एमिशन। क्यों? क्योंकि नॉर्वे जो है एक ऐसे एरिया में आता है जहाँ पर बर्फ़ जो है काफ़ी ज़्यादा पड़ता है। अगर यहाँ पर आज की डेट में जो टेम्परेचर है वो बढ़ेगा तो आने वाले टाइम में पड़ोस में है आइसलैंड, इधर आप लोगों को ग्रीनलैंड देखने को मिलेगा, ये पिघल रहे हैं। तो इससे कोस्टल एरिया जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपैक्टेड होता है इन कंट्री का, यानी कि इनका एरिया जो है वो नीचे पानी में डूबता हुआ नजर आता है। तो उसको रोकने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। 3 स्टेप फॉलो कर रहे हैं, प्रोसेस, इन्वॉल्व और कैप्चर के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। किस तरीके से कि आप लोगों को इन्वॉल्व करना है, कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे कैप्चर करना है, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी में कैसे इसको यूज़ करना है और कैसे उसको ट्रांसपोर्ट करना है ताकि डीप अंडरग्राउंड में उसको रिस्टोर किया जा सके। अच्छी बात यहाँ पर यह है जो रिस्टोर किया जाएगा उसको रीयूज भी किया जा सकता है इंडस्ट्रियल प्रोसेस के लिए। तो कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन, स्टोरेज भी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो है ना शानदार एक नया अपडेशन नई टेक्नोलॉजी के ऊपर। तो आप लोगों से यहाँ पर नॉर्थ सी के बारे में पूछा जा सकता है। नॉर्वे की लोकेशन भी आप लोगों को बता दी। कार्बन स्टोरेज करने वाला पहला दुनिया का ये यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। इस तरह का ढांचा बनाने वाला कंट्री है नॉर्वे। जैसा मैंने आप लोगों को कई बार बताया कि कैंसर इतनी खतरनाक बीमारी है जिसको ना हो बस तो ही भला है। कैंसर अगर किसी इंसान को हो जाता है तो उसकी ज़िंदगी जो है वो बिल्कुल बर्बाद हो जाती है और मैक्सिमम लोगों की जो है वो डेथ हो जाती है। तो उसके चलते यहाँ पर ऑन्कोलिटिक ये वायरस जिसको यहाँ पर बोला गया है बेसिकली OV,
ये एक तरीके की आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी थेरेपी, जो कि रिकग्नाइज करती है बॉडी के अंदर में जहाँ पर भी कैंसर सेल हैं, यानी कि कैंसर से रिलेटेड जो सेल हैं, और उनको बर्बाद करने का काम करती है। ठीक है, तो यानी कि डिस्ट्रॉय कर देगी कैंसर सेल को अगर यहाँ पर ओवी को बूस्ट किया जाता है। तो यानी कि किलर कैंसर सेल भी आप लोग बोल सकते हैं, कैंसर सेल को बॉडी में से खत्म करेगी। और यहाँ पर कॉम्बिनेशन है ये इम्यूनोथेरेपी का और इसी के साथ में वायरोथेरेपी का। तो इसको यहाँ पर यूजिंग ये है माइक्सोमा वायरस, तो ये यहाँ पर एक तरीका होगा जिसको यूज कर इसको बनाया जाएगा। तो ट्रीटमेंट जो है ये कहीं ना कहीं कैंसर को रोकने का काम करेगा। तो इम्यूनोथेरेपी जो है वो एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं पार्ट है यहाँ पर इम्यून सिस्टम का, तो उसको बूस्ट किया जाएगा यहाँ पर एक तरीके से कैंसर सेल को किल करने के लिए। देखिए, साइंस पर भरोसा अगर रहा ना तो आने वाले टाइम पे बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिनको हम लोग खत्म कर देंगे। पर लेकिन अगर हम लोग नेचर यानी कि प्रकृति के ऊपर ज़्यादा प्रेशर नहीं डालेंगे तो हम लोग नई बीमारी से बच जाएंगे, वरना नई नई बीमारी भी साथ में निकलती हुई आ रही है जो कि और ज़्यादा खतरनाक लेवल की होती जा रही है। देश में आप लोगों को पता है 5G के चलती रेस चल रही है अलग अलग कंपनीज की। तो जो जियो है वो सामने निकल कर आ रही है, यानी कि रिलायंस जो है उसने अनाउंस कर दिया है कि स्टैंड अलोन 5G डिप्लॉय करेगी पूरी कंट्री में। स्टैंड अलोन मतलब स्टैंड जो अलोन मतलब यानी कि अकेले खड़ा होकर ये साबित करेगा कि भाई साहब हाँ 5G हम लोग इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो एंड टू एंड 5G नेटवर्क आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा, जिसके चलते यहाँ पर स्टेशन रेडियो एंटीना जो बिल्ड किए जा रहे हैं ताकि 5G की जो स्पेसिफिकेशन जो लिमिट है उसको ध्यान में रखते हुए प्रॉपर सर्विस प्रोवाइड कराई जा सके, वॉइस और डेटा दोनों को ध्यान में रखते हुए पूरा काम यहाँ पर किया जा सके। नॉन स्टैंड अलोन अगर बात करें ऑन द अदर हैंड कैन मेक द यूज ऑफ एग्जिस्टिंग 4G। ठीक है, तो यहाँ पर जो कि आप लोगों को देखने को मिल रहा है रेडियो स्टेशन ऑन द टॉप 5G रेडियो एंटीना जो डिलीवर करेंगे एक 5G का एक्सपीरियंस। तो एडवांस आप लोगों को देखने को मिलेगा यहाँ पर स्टैंड अलोन ओवर द नॉन स्टैंड अलोन। तो यहाँ पर सुपीरियर वॉइस क्वालिटी रहेगी, सिग्निफिकेंस रहेगा काफ़ी ज़्यादा और लो लेटेंसी रहेगी, यानी कि जो डिले होता है ना चीज़ों में वो काफ़ी लो रहेगा और शानदार तरीके की परफॉर्मेंस आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलने वाली है। ठीक है, कई सारे बच्चे बोल रहे हैं सर ये MCQ जो हैं जो डेली ये 4 MCQ आप यहाँ पर देते हो ये काफ़ी शानदार लगते हैं। देखो मोटे मोटे तौर पर अगर आप लोगों से बात करूँ ना मैं, तो आप लोगों के मिलाकर कम से कम 10 से 12 MCQ भी डेली प्रैक्टिस हो जाते हैं। तो एक अच्छे लेवल की प्रैक्टिस आप लोगों की MCQ की हो रही है यहाँ पर, इसी के साथ में आप लोगों की आंसर राइटिंग की भी। तो शानदार तरीके से चीज़ों को एंजॉय किया करो यार, तभी आप लोग लंबे समय तक चीज़ों को याद रखोगे। MCQ अभी देखते हैं, पहले यहाँ पर आप लोगों के सामने है इंस्टेंट जो प्रीलिम्स के लिए न्यूज़ पूछी जा सकती है खासकर नेशनल लेवल की। यह है यहाँ पर क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये बोला जा रहा है नीति आयोग के बारे में। नीति आयोग के द्वारा 4th प्रोग्रेस जो रिपोर्ट है ऑन पोषण अभियान वो रिलीज की गई है, जिसे महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और जहाँ पर गुजरात है वो लीड कर रहे हैं ओवरऑल इंप्लीमेंटेशन में नेशनल लेवल पर। तो ये बोला गया है। तो रिपोर्ट का नाम याद रखिएगा यहाँ पर, प्रोग्रेस किसका, पोषण अभियान का। कौन रिलीज करता है, नीति आयोग। तो ये इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा के द्वारा यहाँ पर बोला गया फर्स्ट बायो विलेज बनाने जा रहे हैं। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू और त्रिपुरा वासी, तो ये काफ़ी अच्छा है। नीति आयोग के द्वारा ये डिस्कस कर लिया था मैंने, रिवीजन है आप लोग का। हरिद्वार जो है अभी बेस्ट एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर बताया गया है नीति आयोग का, जो मैंने आप लोगों को बताया था। L&T यहाँ पर बिल्ड कर रही है, लार्जन एंड टर्बो बोलते हैं। अक्सर अगर मेट्रो की लाइन आप लोगों ने बनती हुई देखी होगी तो जो बाहर जो लोहे का एक नहीं, बाहर जो एक तरीके से उसके कवर लगे होते रहते हैं मेट्रो का, जहाँ कंस्ट्रक्शन चलता है उस पर आप लोगों ने कई बार देखा होगा L&T लिखा रहता है। तो ये कर रही है इंडिया का फर्स्ट 3D पोस्ट ऑफिस बेंगलुरु के अंदर, कर्नाटका के अंदर, जहां पर दुनिया भर की बारिश आ चुकी है, बिल्कुल कहानी त्राहिमाम हो चुकी है। तो वहां पर काम किया जा रहा है। तो देखते हैं चीज़ें सुधर पाती है या नहीं सुधर पाती है। ठीक है, तो बेंगलुरु को IT हब बोलते हैं हम लोग, पर लेकिन रियलिटी में एक तरीके से इंटरनेशनल लेवल पर भी बेइज्जती कर दी कि IT हब की कहानी जो है इतनी खराब है, तो कैसे इसका काम किया जाएगा। तो ये आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, मतलब अलग ही लेवल की चीज़ें चल रही हैं, ऐसा बोल सकते हैं। वर्ल्ड लेवल की कुछ न्यूज़ है यहाँ पर जो कि इन्वायरमेंट से रिलेटेड भी है यहाँ पर, और इसी के साथ में थोड़ा सा इकोनॉमी से रिलेटेड भी देखने को मिलेगी। इंडिया जो है वो बात की जा रही है कि वर्ल्ड में 6th नंबर का लार्जेस्ट इंश्योरेंस मार्केट बनने जा रहा है 2032 तक का। क्यों? क्योंकि हमारे देश के अंदर में यहाँ पर अभी जो कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट है जिसको CAGR बोलते हैं, वो लगभग 14% का ग्रोथ देखने को मिल रहा है। तो ये काफ़ी बड़ी बात है। कौन से देश को पीछे छोड़कर अभी हम लोग 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बने वो आप लोग को बताना है। ठीक है,
पेरिस एग्रीमेंट जो है उसके बारे में बात की जा रही है, तो इंडिया क्लाइमेट जो प्लीज ले रहा है यहाँ पर रैंक 4th इन द टर्म्स ऑफ एम्बिशन और रैंक 5th जो है यहाँ पर इन द टर्म्स ऑफ कंप्लायंस। तो एक शानदार तरीके से आप लोग बोल सकते हैं हम लोगों ने जो 5 टारगेट रखे थे, बताइएगा मोदी जी के द्वारा 5 कस्में कौन सी खाई गई थी जब बोला गया था कि हम लोग कार्बन एमिशन को खत्म करेंगे। तो पांचों की पांचों कस्में जो है कमेंट बॉक्स में लिखो, ठीक है। ये पता होना चाहिए आप लोगों को, ये कस्में अक्सर आप लोगों से पूछ ली जाती है, तो रस्में और कस्में कभी भूलना नहीं होता है अगर चाहते हो सोसाइटी में लाइफ को एंजॉय करना, ठीक है। इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग वन लाइनर न्यूज़ है स्पोर्ट्स से, कई बार आप लोगों से क्वेश्चन बन जाते हैं, थोड़ा सा आप लोगों को पता होना चाहिए। आप लोगों ने सुना होगा नेहरू ट्रॉफी के बारे में, ये एक बोट रेस होती है जो कि अभी यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिली पुन्नमादा, ठीक है, तो लेक के पास में अलपुजा में। तो यहाँ पर एक पर्टिकुलर ग्रुप है जिसका नाम है पालाथुरथे, ठीक है, तो ये बोट क्लब है पीबीसी, आप लोग इसका याद रख सकते हैं। तो केरला के अंदर इसने यहाँ पर इसको जीत लिया 68th एडिशन। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से बन जाते हैं यहाँ पर, हल्का सा याद इसके बारे में रख सकते हैं। खो खो की टूर्नामेंट जो है उड़ीसा ने जीत लिया यहाँ पर तेलुगु को बीट कर। तो ये एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन है पुणे के अंदर में। इसी के साथ में यहाँ पर रेड बुल के जो मैक्स विस्तारपन तो है उनके द्वारा फॉर्मूला 1 रेस जीत लिया है। ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, इंडिया के जो जिनका नाम है यहाँ पर अरविंद, ठीक है, चिदम्बरम, इनके द्वारा दुबई ओपन चेस टूर्नामेंट जीता है। इसी के साथ में यहाँ पर ये बात की जा रही है लेट्स रोरर सेविस, ठीक है, तो ये मैस्कोट देखने को मिलेगा 36 नेशनल गेम जो कि गुजरात में आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली स्टार्ट किए जा रहे हैं 27 सितंबर से, तो ये आगे भी आप लोगों को यहाँ पर न्यूज़ में दिखेगा। एशिया कप में पाकिस्तान ने अभी क्या किया, इंडिया को बीट कर दिया और इंडिया बाहर हो गया क्योंकि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को भी हरा दिया है अभी। तो हम लोग एशिया कप से बाहर हो चुके हैं, हमारा पत्ता यहाँ से कट चुका है, जो कि काफ़ी दुखद भरी आप लोग घटना बोल सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। 6th ऑल इंडिया जो प्रिजनर ड्यूटी मीट है ये भी आप लोगों को देखने को मिली अहमदाबाद के अंदर में 4th से लेके 6th तक का। तो ये ऐसे ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन भी कई बार आप लोगों से पूछे जाते हैं, अगर ढंग से आप लोग टॉपिक को तैयार करेंगे तो ये कंफ्यूजन आप लोगों के माइंड में नहीं आएंगे। तो इसलिए कहते हैं टॉपिक को अच्छे से तैयार करना है, ओके। प्लेस इन न्यूज जो है आप लोगों के सामने यहाँ पर बात की जा रही है बेसिकली खिमलोगा पास के बारे में। खिमलोगा पास जो है वो लगभग 5712 मीटर आप लोगों को देखने को मिलेगा। धौलाधर जो माउंटेन रेंज है बात की जा रही है, ये आप लोगों को स्टार्ट होता है कहाँ से, उत्तराखंड से। उत्तराखंड का जो लिवादी विलेज है और ये जाते हैं यहाँ पर चितकुल हिमाचल प्रदेश के, तो डेंस फॉरेस्ट और ग्लेशियर से होता हुआ। तो टफेस्ट एंड हाईएस्ट ये आप लोगों को रास्ता भी यहाँ पर देखने को मिलता है। तो ऐसे इंपॉर्टेंट लोकेशन कई बार आप लोगों से पूछ ले आते हैं, तो इस पास के बारे में आप लोग याद रख सकते हैं। आज के नए 5 शब्द हैं आप लोगों के सामने जिनके ऊपर आप लोगों को सेंटेंस फॉर्म करना है। ये इंग्लिश इंप्रूव में भी आप लोगों की हेल्प करेंगे और इसी के साथ में ये आप लोगों की आंसर राइटिंग में भी हेल्प करेंगे। वोकैबुलरी जितनी शानदार होती है उतनी अच्छी चीज़ें आप लोग आगे बढ़ा पाते हैं, ठीक है। तो फेलेसियस यानी कि फॉल्स यानी कि गलत, अपोस्टेट यानी कि सर्वधर्म त्यागी यानी कि जो किसी धर्म में न मानता हो, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है। तो एक तरीके से पर्सन हु रिनाउंस ए रिलीजियस और एक तरीके से पॉलिटिकल बिलीफ, इनके एक तरीके से कोई भी एक पर्टिकुलर उसमें ना मानता हो। एडिक्ट का मतलब है यहाँ पर अध्यादेश। इसी के साथ में यहाँ पर डिक्री भी आप लोग बोलते हैं। बेद का मतलब है यहाँ पर एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं साउटेड यानी कि चिल्लाने की चीज़ के ऊपर। सेलेक्टेड मतलब उम्मीद आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं, ठीक है। इसमें एंटोनिम्स और सिनोनिम्स भी आप लोगों को देखने को मिलेंगे, तो इसके बारे में हल्का सा आइडिया रखिएगा। कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए, क्वेश्चन बने तो आप लोगों को इसके बारे में एनडीए सीरीज में क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं तो उनको आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। एमसीक्यू है यहाँ पर, कल भी आप लोगों के एमसीक्यू थे जिनको मैं बता नहीं पाया, पर पीपीटी में आप लोगों को डाल दिए थे, तो टेंशन मत लेना। अगर कई बार भूल जाता, मैं बोला कि अभी बताऊंगा पर लेकिन भूल गया, फिर बताना, ठीक है। तो यहाँ पर ये एमसीक्यू थे जो मैंने कल आप लोगों को पीपीटी में डाले थे। तो संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग कहाँ पर हुई, जीडीपी के बारे में बात की गई थी कि कितना यहाँ पर अभी लॉजिस्टिक्स से रिलेटेड बातें की जा रही थी ना, तो ये डिटेल में आप लोगों को यहाँ पर क्वेश्चन मैंने डाल दिए थे उसके अंदर में, ठीक है। विज्ञान ये प्रगति जिसके बारे में मैंने आप लोगों से बात की थी, रिसीव किया गया नेशनल। देखिए ये ना इस तरीके जो आप लोगों को क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, ये डायरेक्ट वनडे टाइप के जो एग्जाम होते हैं उसमें आते हैं, ठीक है। यूपीएससी में आप लोगों को शायद ही देखने को मिलेंगे, पर लेकिन जैसे एसएससी बैंकिंग उनमें आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलता है। एक बच्चा कह रहा है सर यूपीएससी में थोड़ी क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो अगर देखोगे तो आप लोग यहाँ पर तो कई बार इक्का दुक्का क्वेश्चन बन जाता है, ऐसी बात नहीं है, पर हाँ फिर भी वनडे टाइप एग्जाम में आप लोगों से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। स्टेट पीसीएस में आप लोगों से आराम से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसके चलते आप लोग चीज़ों को याद रखिएगा। ऐसा नहीं कि सारी चीज़ें कवर की जाती हैं प्रॉपर वे में, छोटी छोटी, ताकि कोई डाउट देखने को न मिले। इसी के साथ में यहाँ पर आइए कल के वाले हैं और आज के ये आप लोगों को देखने को मिलेंगे। डिस्ट्रिक्ट डिसेबिलिटी रिहेबिलिटेशन सेंटर के बारे में बात की जा रही है। ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर में आप लोगों को देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर यह है मिनिस्ट्री ऑफ यूनियन सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, ठीक है।
ग्लोबल क्लीन एनर्जी जो एक्शन फोरम है वो किस सिटी के द्वारा होस्ट की गई, तो इसके बारे में क्वेश्चन है। तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा पीटर्सबर्ग। तो कहाँ पर है ये, कौन सी कंट्री के अंदर में है, ये आप लोगों को बताना है। ठीक है, तो देखता हूँ कौन सी आंसर देता है। और यहाँ पर ये आप लोगों को हो गया कि विज्ञान प्रगति जो है विच रिसीव द नेशनल राजभाषा कीर्ति अवार्ड। ठीक है, तो ये याद रखिएगा यहाँ पर ये कौन है, तो CSIR। ठीक है, इसी के साथ में यहाँ पर ये डिस्कस हो ही गया था। ये आप लोगों का कोस्ट गार्ड हो गया। CSAT का क्वेश्चन आप लोगों के सामने, इसको आप लोग पढ़ना और इसका आंसर जो आप लोगों के सामने यहाँ पर ये देखने को मिलेगा C। तो डिटेल में एक्सप्लेनेशन भी आप लोगों के सामने, तो कोई भी कन्फ्यूजन इसको लेकर आप लोगों के माइंड में नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अगर कोई कन्फ्यूजन होगा तो उसको दूर आप लोगों को करना है। आज के JSLV कमांडो हैं, इनका नाम है KDS न्यूज़। काफ़ी डिटेल में इनके द्वारा यहाँ पर ये आंसर दिए गए। बाकी जो पर्सन इन न्यूज़ हैं, मैंने आप लोगों से बोला था कपिल देव जी के बारे में, क्यों थे न्यूज़ में, क्योंकि इनके द्वारा अभी 1 करोड़ रुपए का गोल्फ इवेंट लॉन्च किया गया ताकि देश के अंदर में जो गोल्फ है उसकी लोकप्रियता को बढ़ाया जा सके और इस फील्ड में भी लोग जो हैं वो अच्छे रिजल्ट लेकर आ सके। आप लोग ही क्या राय इसके बारे में, आप लोग अपनी राय बता सकते हैं। ये एक अच्छा तरीका है कहीं ना कहीं चीज़ों को एक सही डायरेक्शन में लेकर चलने का। ठीक है, तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोगों ने इसको एंजॉय किया होगा। कोई डाउट हो तो बताना जरूर, उसको दूर किया जाएगा। लेक्चर जैसा भी लगा फीडबैक देकर जरूर जाना, अच्छा या बुरा जैसे भी आप लोगों को लगा। पर लेकिन एक बात जरूर बोलूँगा कि टाइम पर उठकर अपनी ज़िंदगी को एक सही डायरेक्शन देना सीखो। अगर आप लोग खुद अपनी ज़िंदगी नहीं सुधारोगे तो कोई आप लोगों की ज़िंदगी सुधारने नहीं आएगा। आप लोगों को खुद ही इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी और जितनी जल्दी रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना स्टार्ट कर दोगे उतनी ही जल्दी रिजल्ट भी आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो आई होप कि आप लोग ये चीज़ें समझ रहे होंगे। और जो कल वीडियो आप लोग की डाली थी क्वेश्चन वाली वीडियो जरूर देखिएगा। आज शाम को आप लोग की एथिक्स वाली वीडियो भी मैं प्रोवाइड करा दूंगा। वैसे तो मैं सोच रहा था संडे में प्रोवाइड करा दूं या फिर सैटरडे में, क्योंकि एथिक्स का क्वेश्चन भी आता है। ठीक है, तो बता दो आप लोग आज शाम को डालूं या फिर संडे सैटरडे में डाल दूंगा, क्योंकि उसमें एथिक्स का क्वेश्चन भी आप लोग का आता है ना। तो उस दिन सैटरडे में शाम को आ जाएगी, फिर संडे में आप लोग की क्वेश्चन वाली आ जाएगी। मतलब जैसा भी आप लोग को लगे बता देना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से अपना ध्यान रखिए और बाकी अच्छे से एंजॉय करते रहिए और बैलेंस डाइट को अपना पार्ट बनाकर रहिए लाइफ को, ये आप लोगों को बहुत फायदा पहुंचाएगी। तो कैसा लगा आज का लेक्चर, फीडबैक जरूर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूं, तब तक के लिए बड़ों का नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करार। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।